एक लड़का जिसका सिर्फ एक हाथ था, एक शरीफ खानदान में पैदा हुआ। उसके पेरेंट्स ने उसका नाम डेवन रखा, लेकिन उन्होंने उसको कभी पसंद नहीं किया। वह उसको एक घटिया चीज बुलाते थे और चुपके से चाहते थे कि वह मर जाए। लेकिन उस छोटे बच्चे की जीने की चाहत बहुत ज्यादा थी। उसी दिन उसका कजिन काजिन बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा हुआ, तंदुरुस्त, और सबको तुरंत उसमें एक जीनियस बनने की संभावना दिख गई। डेवन के बाप चाहते थे कि वह काजिन से बेहतर तलवारबाज बने ताकि वह खुद को प्रूव कर सके, लेकिन यह नामुमकिन था क्योंकि हमारा लड़का काजिन के मुकाबले फिजिकल रूप से कमजोर था। बड़ा होकर वह हमेशा काजिन के पीछे ही रहता था, और जब सब उसके कजिन को बहुत पसंद करते थे, डेवन को कोई पसंद नहीं करता था, उसकी माँ भी नहीं। चाहे वह पहली बार चलता या तलवार चलाता, उसको कभी तारीफ नहीं मिली। वह हमेशा काजिन से पीछे ही रहता। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि काजिन ही उनका बच्चा होता, डेवन की जगह। यह सब देखकर हमारा लड़का अपने कजिन से जले बिना नहीं रह सका। 7 साल की उम्र में उसको काजिन के साथ उसके अटेंडेंट के तौर पर भेजा गया, लेकिन बाद में उसको पता चला कि उसके पेरेंट्स ने उसको 300,000 लूटन में बेच दिया था। गुजरते सालों में कजिन उसके साथ एक गुलाम जैसा बिहेव करता था और उसको बहुत मारता था। भले ही हमारे लड़के ने आंसू रोकने की कोशिश की, दर्द इतना था कि कंट्रोल करना मुश्किल था। उस जगह पर किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की और उसको लगा जैसे उसका वजूद ही नहीं था। जहां तक काजिन के बाप की बात है, भले ही वह दूसरों में बहुत मशहूर थे, कई साल पहले वह गुम हो गए, जैसे हवा में गायब हो गए हों। अपने बाप के बिना बड़े होते हुए काजिन एक बुली बन गया। उसने कभी किसी पर थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं दिखाई। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सोर्ड स्पिरिट का आशीर्वाद उसके अंदर जहर जैसा था। डेविन ने भी पूरी कोशिश की ताकि वह ताकतवर बन सके, और काजिन के साथ उसकी लड़ाइयों के दौरान उसने जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वह काजिन के लेवल का नहीं था, और उससे भी बुरा, वह हैंडीकैप्ड था। भले ही डेविन उसका कजिन था, काजिन ने कभी उस पर हमदर्दी नहीं दिखाई, जिसने हमारे हीरो को उसके खिलाफ जीतने के लिए और भी बेकरार कर दिया। बड़े होते हुए डेविन ने बहुत मेहनत की, जबकि कजिन बुरी आदतों में पड़ गया, लेकिन अपने कजिन को हराना अभी भी एक दूर का सपना था। फिर भी हमारा लड़का पक्का था कि एक दिन वह कजिन को जरूर पीछे छोड़ देगा। सालों बाद 29 साल की उम्र में दोनों कजिन्स एक बार फिर एक ऑफिशियल लड़ाई में आमने सामने आए। मौजूदा समय में डेवन और काजिन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और जैसे ही लड़ाई थोड़ी देर चलती है, हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार सालों की मुश्किलों और सब्र के बाद अपने बड़े और घमंडी कजिन से जीत जाता है। पहले जब वह काजिन से हारता था, लोग डेविन को सलाह देते थे कि जीतने का यह नामुमकिन सपना छोड़ दे, लेकिन अब उसने आखिरकार अपनी कीमत साबित कर दी, क्योंकि भीड़ उसका नाम चिल्लाने लगी, एक दूसरे को घूरते हुए। काजिन का घमंड उससे यह बात हजम नहीं करने दे रहा था कि वह अपने कमजोर कजिन से हार गया है, जबकि हमारा हीरो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा था जो काजिन के पेरेंट्स से जलते थे। उसको देखते हुए डेविन अपने कजिन को सलाह देता है कि उसने अपना समय बुरी आदतों में बर्बाद नहीं करना चाहिए था, और जैसे ही वह चलता है, काजिन खड़ा होकर कहता है कि वह हार नहीं सकता। इसलिए वह हमारे लड़के की पीठ से उसकी छाती में तलवार घुसा देता है। जैसे ही खून उसके शरीर से बाहर निकलता है, भीड़ हैरानी से यह नजारा देखती है। भले ही डेविन को यकीन था कि वह अब और जिंदा नहीं रहेगा। पहली बार काजिन से जीतने की बात ही उसके लिए काफी थी। भले ही ग्रेट स्वॉर्ड सनब्लेड, जिसमें माना है, उसको बचा सकती है, इसके लिए सेंट लेला का आना जरूरी है, जो नामुमकिन है। अपने कजिन को पीछे मुड़कर देखते हुए उसने उसको गुस्से से घूरा और कहा, आज से सब काजिन को लूजर बुलाएंगे। थोड़ी देर बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट एक सेल में जागा और खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। वह सोचता है कि क्या वह नर्क में है। अचानक एक बहुत बड़ा आदमी जिसका चेहरा ढका हुआ था उसके सामने आया और उसको खुशकिस्मत कहा, क्योंकि जब कजिन ने उसको मारने की कोशिश की, तब चमत्कारी सेंट लेला असल में वहां मौजूद थी। भले ही यह एक बहुत ही रेयर चमत्कार था, सेंट ने असल में डेविन को ठीक कर दिया और उसको मरने से बचा लिया। इसका मतलब है कि हमारा लड़का अभी भी जिंदा है, लेकिन उसको अपने शरीर में कुछ अजीब सा लग रहा है। उस आदमी का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे उसने शैतान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, जिसके बारे में हमारा हीरो कुछ नहीं जानता। तो उस आदमी ने आगे बताया, कजिन के खिलाफ जीतना इसका साफ निशान है, और उसके पेरेंट्स भी इस बात से सहमत हैं। तो डेविन को एहसास हुआ कि असल में उसके पेरेंट्स ने ही उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उस शैतानी आदमी ने आगे कहा कि उनके पास डेविन के घर में इसके सारे सबूत हैं, जो साफ दिखाते हैं कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने ताकतवर बनने के लिए 300 बच्चों को मारा है। यही वजह थी कि काजिन ने अपने कजिन को चाकू मारा, सामियन फैमिली की इज्जत के लिए, डेविन जैसे शैतान को मारने के लिए। जैसे ही हमारे लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, उसको एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स ने पहले ही अपने बेटे की जगह काजिन को चुन लिया था। आगे बढ़ते हुए उस बड़े शैतान ने हमारे हीरो को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद उन्होंने उसके पैरों और हाथों के पट्टे काटकर उसको जेल में डाल दिया और माना को भी सील कर दिया। इस दौरान कजिन एक बार फिर उसके सामने आया और खुद को सोर्ड एम्परर बनने का घमंड कर रहा था। जैसे ही कजिन गया, उन्होंने डेविन को और भी कम खाना देना शुरू कर दिया, तो हमारा प्रोटैगनिस्ट और भी कमजोर होने लगा। वह अरीना में न मरने का अफसोस कर रहा था, क्योंकि वह बहुत इज्जतदार होता। जमीन पर लेटे हुए हमारा लड़का उस परफेक्ट जिंदगी के बारे में सोच रहा था, अगर वह अपने कजिन की तरह नॉर्मल होता।
वह सोचता है कि क्या उसकी जिंदगी सच में अलग होती अगर वह सच में अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस करवा पाता। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे वह मर रहा है, लेकिन वह ऐसे मरना नहीं चाहता। इस स्ट्रगल में डेविन की आंखें बंद हो जाती हैं जैसे वह मर रहा हो, लेकिन तब एक सुनहरी रोशनी निकलती है, एक निशानी कि हमारा हीरो अभी मरा नहीं है, आज तो नहीं, कम से कम। थोड़ी देर बाद कोई हमारे हीरो को विंसेंट बुलाते हुए उसका दायां हाथ बहुत जोर से हिलाता है, अपने दाएं हाथ में दर्द महसूस करते हुए। हमारा प्रोटैगनिस्ट यकीन नहीं कर पाता तो वह अचानक अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक आदमी के सामने खड़ा पाता है जो ब्रांच फैमिलीज में से एक से था। भले ही वह उलझा हुआ है कि आसपास क्या हो रहा है, लेकिन किसी तरह उसको पता है कि वह विंसेंट है, ईडन का फैमिली का 7वां बेटा। सब कुछ उसको बहुत अजीब फिर भी असली लगता है। हमारा हीरो इसको मरने से पहले अपने दाएं हाथ होने के सपने के रूप में गलत समझ रहा है। इसी बीच उस आदमी के पास कोई और ऑप्शन न होने के कारण उस पर माना का इस्तेमाल करके हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो इससे वाकिफ है। वह उसको बस धकेल देता है, लेकिन वह आदमी उड़कर एक खंभे से टकराता है। विंसेंट माफी मांगने लगता है और उसकी तरफ बढ़ता है। उसने आदमी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उसका हाथ हटाते हुए आदमी ने उसको ठुकरा दिया, कहते हुए कि वह सिर्फ इसलिए किसी पर फोर्स ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वह दूसरों से ज्यादा ताकतवर है। इसके कहते हुए कि वह सिर्फ इसलिए किसी पर फोर्स ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वह दूसरों से ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा उसने हमारे हीरो को चैलेंज किया कि वह उसके बेटे से हारने के लिए तैयार रहे। ये बातें सुनकर हमारे हीरो के दिमाग में उसके बाप की याद आई, एक आदमी जो हमेशा अपने बड़े भाई से जीतना चाहता था, और जब वह इसको पूरा नहीं कर पाया तो उसने सारा बोझ अपने बेटे पर डाल दिया। इसी बीच वह आदमी चलते हुए कहता है कि वह उसको ट्रू सोर्ड्स की असेंबली के दिन सबका सिखाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट अब आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठा है जैसे वह इस सपने से जागने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसको विंसेंट की यादें बार बार आ रही हैं जो इस शरीर का असली मालिक है। विंसेंट की माँ उसको जन्म देने के बाद गुजर गई थी, तो उसके बाप ने उसको नापसंद करना शुरू कर दिया, जबकि उसके खानदान के बाकी सब बच्चे उस पर हंसते थे। भले ही वह फैमिली का 7वां बेटा है, वह लोआ को कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं करता जो उससे छोटी 8वीं बेटी है, क्योंकि उसके खानदान में सब उसको नापसंद करते थे। ब्रांच फैमिलीज भी अपना गुस्सा उस पर निकालते थे, तो वह सबके लिए शिकार बन गया। जल्दी ही हमारे हीरो को इस शरीर में अपने रीइंकार्नेशन का एहसास होता है, लेकिन वह इससे खुश नहीं है क्योंकि विंसेंट भी एक लूजर है और अपने पिछले जन्म के डेविन की तरह हंसी का पात्र है। रूम में इधर उधर देखते हुए उसको असली विंसेंट की एक पर्सनल डायरी मिलती है। डायरी में उसने दूसरे भाई बहनों के सामने बहुत कमजोर होने के बारे में लिखा है और कैसे नौकर समेत सब उसको नीचा दिखाते हैं तो वह बस खुद के मरने की दुआ करता है। इसको पढ़कर हमारे हीरो को एहसास हुआ कि विंसेंट इस दर्दनाक जिंदगी से कितना हतोत्साहित था और शायद यही वजह थी कि उसने इसको खत्म कर दिया। डायरी वापस रखते हुए उसने विंसेंट को बधाई दी क्योंकि किस्मत भी उनकी दुआ सुनना चाहती है। क्योंकि डेविन जीने के लिए बेकरार था जबकि विंसेंट हमेशा मरना चाहता था, तो उनकी इच्छाएं पूरी हो गईं। इस पल हमारे लड़के को एक आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि क्या वह सच में ऐसी बातों पर यकीन करता है। ये सुनकर हमारा लड़का इधर उधर देखने लगता है कि रूम में कौन है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये कोई डीमन है जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको ऐसे रीइंकार्नेट नहीं होना था। लेकिन तब दूसरी आवाज कहती है कि उसको इतना गहराई से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि इस शरीर का असली मालिक है, विंसेंट। लेकिन क्योंकि उसने अपना शरीर उसको दे दिया है, अब से उसको जूलियन बुलाया जाए। आगे बढ़ते हुए वह हमारे लड़के के सामने हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसको देखकर हमारा लड़का बहुत कंफ्यूज हो जाता है, तो जूलियन कहता है कि ये असल में एक रेवलेशन है जो सिर्फ एक भगवान ही इंसानों को दे सकता है और सिर्फ एक भगवान ही जन्म से इसको पा सकता है। इसका मतलब है कि जूलियन असल में एक भगवान है। भले ही वह इससे इनकार नहीं करता, वह कहता है कि वह सिर्फ एक छोटा देवता है। उसने वजह बताई कि शुरू में उसको एक स्पिरिट को बुलाने के लिए बनाया गया था, लेकिन तब वह उसके शरीर के अंदर चला गया और अब अगर वह एक असली भगवान बनना चाहता है उसको बहुत सारी सफलता हासिल करनी होगी जिसको कॉलिंग कहते हैं, और एक बार जब वह इसको पूरा कर लेगा तो वह एक असली भगवान बन जाएगा। भले ही हमारा हीरो उसको एक नई जिंदगी देने के लिए शुक्रिया अदा करता है, वह उसकी मदद करने से इनकार करता है क्योंकि इस जिंदगी को वह पिछली जिंदगी की तरह बर्बाद नहीं करेगा। यह सुनकर जूलियन उसको उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बताता है जो बहुत कम है, जिसका मतलब है कि उसका शरीर बहुत जल्दी मर जाएगा। अपने शरीर को देखते हुए विंसेंट को नहीं लगता कि उसको कुछ होगा, लेकिन बिल्कुल इस पल उसका शरीर सुन्न हो जाता है तो वह जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद जूलियन उसको असली विंसेंट की यादें दिखाना शुरू करता है, जहां सब उसको कचरा बुलाते हैं और उसको बेदर्दी से मारते हैं। विंसेंट, एक 13 साल का बच्चा जो अपना बदला लेने के लिए बेकरार है, उसकी यादें देखकर और उसके ख्याल सुनकर हमारा हीरो साफ तौर पर शॉक्ड और डरा हुआ है। ये सब देखने के बाद हमारा हीरो आखिरकार उसकी बात सुनने के लिए तैयार है। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठता है, जूलियन उससे आर्च डीमन डेविन और हीरो किंग काजिन के बारे में पूछता है। उसको खुद को डीमन और अपने कजिन को हीरो कहते सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए जूलियन उस कहानी को समझाना शुरू करता है जो बिल्कुल 500 साल पहले हुई थी। एक हाथ वाला डेविन, जिसको उसके अपने खानदान ने कैद किया था, भाग गया और अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक
सबसे ताकतवर बनने के लिए लगभग 10,000 मासूम लोगों को मार दिया। इसलिए उसको आर्च डीमन डेविन के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारा हीरो, जो असल में असली डेविन है, इस कहानी पर यकीन नहीं करता क्योंकि वह कभी ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। फिर भी अगर काजिन और डेविन की कहानी सच है और वह सामियन फैमिली के बेटे थे, तो इसका मतलब है कि वही मशहूर आर्च डीमन डेविन है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने पिछले जन्म से आखिरी चीज जो याद है वह उस जेल में मरना है, तो वो कंफ्यूज हो रहा है। इस कहानी पर यकीन ना करते हुए हमारा लड़का सोचता है कि उसके खानदान ने इसको बनाया है ताकि सब उसको एक मॉन्स्टर के रूप में याद रखें, जबकि उसका कजिन काजिन हीरो था। लेकिन किसी को नहीं पता कि असल में सच इसके बिल्कुल उल्टा है। गुस्से में उसने जोर से हाथ से टेबल पटका। जूलियन भी इस कहानी पर यकीन करता है क्योंकि वह कहता है कि हीरो काजिन डेविन का सच्चा दोस्त था। लेकिन सच्चाई ये है कि काजिन ने हमेशा उसको बुली किया। विंसेंट अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस पर चिल्लाता है। जूलियन उसके इस अचानक गुस्से की वजह पूछता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह इसलिए है क्योंकि ये कहानी कुछ नहीं, बस एक झूठ है। ये सुनकर जूलियन कहता है कि अगर वह इतना कॉन्फिडेंट है तो इसका मतलब है कि वह उस जमाने का है। तो वह हमारे लड़के को बुधा बुलाता है और ये भी कहता है कि वह शांत हो जाए। आगे वह कहता है कि इतिहास तो बस जीतने वालों की छोड़ दी गई कहानियों का मिश्रण है, तो उसको इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। एक 13 साल के बच्चे से ऐसी बातें सुनकर हमारा हीरो यकीन नहीं कर रहा, लेकिन जूलियन कहता है कि दुनिया 500 साल पहले से बहुत अलग है, तो उसको कई अजीब चीजें मिलेंगी। इस कहानी से परेशान होकर भी वह कुर्सी पर वापस बैठ जाता है जब जूलियन आगे समझाता है। उसके बाद किंग काजिन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त सन सोर्ड एम्परर के साथ मिलकर आर्च डीमन डेवन को मार दिया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने कभी सन सोर्ड एम्परर के बारे में नहीं सुना था, तो वह जूलियन से उसके बारे में पूछता है। जूलियन जवाब देता है कि उसका नाम आर्सलन है, अडेनका फैमिली का पूर्वज। नाम सुनकर विंसेंट को वह छोटा लड़का याद आता है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह लड़का पहले हमारे हीरो को बहुत पसंद करता था और एक बार उसको बताया था कि वह उसके जैसा बनना चाहता है। आर्सलन की आंखों में तारीफ देखकर डेविन ने उसको अपना छोटा भाई मान लिया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उस जैसे हैंडीकैप्ड को भी पसंद कर सकता है। आर्सलन ने उसको जेल में भी मिलने आया और हमेशा उसको हौसला दिया कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा, क्योंकि उसको यकीन था कि डेविन कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। उसको वह दिन याद है जब आर्सलन आखिरी बार उसके पास आया था और हमारे हीरो की बेकसूरियत साबित करने के लिए बेकरार था, लेकिन उसके बाद उसने उसको कभी नहीं देखा। जूलियन आगे समझाता है कि उसका सपना किसी तरह आर्सलन के सपने से जुड़ा हुआ है, जो सामियन फैमिली को कब्जा करना और सच का सामना करना है। सच का पता लगाने का ख्याल हमारे लड़के के दिमाग में घूमता रहता है, क्योंकि आर्सलन से उसकी आखिरी मुलाकात में उसने यही बात कही थी। हमारा हीरो सोचता है कि यह एक इत्तेफाकर हो सकता है, लेकिन हर इशारा उसको इस सच्चाई की तरफ ले जा रहा है कि आर्सलन फॉल्कर ने अपनी फैमिली छोड़ दी और अडेनका फैमिली की स्थापना की ताकि असली सच का सामना कर सके। इसका मतलब है कि यह फैमिली सिर्फ हमारे प्रोटैगनिस्ट की बेकसूरियत साबित करने के लिए बनाई गई थी। तो डेविन, अब विंसेंट आखिरकार पता लगाता है कि इस फैमिली में रीइंकारनेट होने का मकसद अपनी असली इज्जत वापस पाना है। आगे बढ़ते हुए वह जूलियन से पूरा कर लेगा तो क्या वह सच में एक असली भगवान बन जाएगा। इस बात से सहमत होते हुए जूलियन आगे कहता है कि अगर वह कामयाब होता है तो उसको न सिर्फ यह शरीर हमेशा के लिए मिल जाएगा, बल्कि उसको उससे आशीर्वाद भी मिलेगा। आगे बढ़ते हुए हमारा हीरो दीवार पर लटकी एक तलवार निकालता है और आर्सलन को शुक्रिया कहता है कि उसने उसको उस फैमिली को खत्म करने का मौका दिया जिसने हमेशा उसको नजरअंदाज किया, और उसको उसकी फैमिली का हिस्सा बनने का मौका देने के लिए। अब विंसेंट बाहर जा रहा है, जबकि जूलियन, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के पीछे है, उसको बुधा बुलाता है और पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। ये सुनकर विंसेंट चिल्लाता है कि उसको बुधा ना बुलाए, तो जूलियन उसको भाई बुलाता है, जो हमारे हीरो को बहुत अच्छा लगता है। उनकी बातचीत के बीच उनको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही वह उस तरफ देखते हैं, उनको जमीन पर आर्मर्ड सोल्जर्स प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। उनको देखते हुए विंसेंट सोचता है कि उनका फाइटिंग स्टाइल कितना बदल गया है और अब तक सामियन फैमिली कितनी ताकतवर हो गई है। वह उनसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक है, लेकिन तब उसको चक्कर आने लगते हैं और जमीन पर गिर जाता है। रात में हमारा लड़का अपने रूम में बैठा है, अपने शरीर को ताकत दे रहा है, क्योंकि जिस शरीर में वह रीइंकारनेट हुआ है वह बहुत कमजोर है और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत माना चाहिए। लेकिन तब उसको अपने शरीर के अंदर मैना के फ्लो के बारे में कुछ महसूस होता है, तो वह जूलियन को इसके बारे में बात करने के लिए बुलाता है। कुछ सेकंड्स में नाइट सूट पहने हुए जूलियन उसके सामने आता है। उसके आने पर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको कंधे से पकड़कर हिलाना शुरू करता है। उससे सोर्ड्समैनशिप ना सीखने की वजह पूछता है। जूलियन जवाब देता है कि जन्म से ही उसको कुछ डिसेबिलिटी थी जिसके कारण वह इसको नहीं सीख पाया। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि उसके पास एक हेवनली एक्सोस्केलेटन बॉडी है, जिसका मतलब है कि सोर्ड्समैनशिप सीखना उसके लिए एक प्लस पॉइंट होता। जूलियन गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि विंसेंट उस पर ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। इसलिए हमारा प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि ऐसा स्केलेटन होने का मतलब है कि वह माना को अपने शरीर में कहीं भी स्टोर कर सकता है, हड्डियों में भी। लेकिन जूलियन अभी भी इसके बारे में कंफ्यूज है। तो विंसेंट आगे समझाता है कि मार्शल आर्ट्स में माना की वजह से एक इंसान नॉर्मल से ज्यादा ताकत रखने के काबिल होता है और चमत्कार करने वाली माना दिल में स्टोर होती है।
लेकिन हेवनली एक्सोस्केलेटन वाले इंसान अपनी हड्डियों में भी यह चमत्कारी माना स्टोर कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे इंसान के पास अनलिमिटेड माना हो सकती है। विंसेंट आगे कहता है, काजिन जो किंग हीरो के नाम से मशहूर है, उसके पास भी उसके जैसा ही शरीर था। हमारे हीरो को बहुत अजीब लगता है कि 500 साल बाद वह काजिन के जैसे शरीर में रीइंकारनेट हुआ, जिससे वह अपनी पूरी जिंदगी जलता रहा। जूलियन कहता है कि वह उसको एक बार फिर समझाने जा रहा है कि वह इमेजरी को दिल से नहीं जोड़ सकता, लेकिन नई दुनिया से अनजान होने के कारण हमारा प्रोटैगनिस्ट इमेजरी के बारे में कुछ नहीं जानता। तो जूलियन भले ही परेशान है, समझाना शुरू करता है। इमेजरी माना का एक इमेजिनरी स्टोरेज है। यह सुनकर हमारा लड़का घबरा जाता है, क्योंकि अगर वह माना स्टोर करने के लिए दिल का इस्तेमाल नहीं करते तो मेडिटेशन मेथड का क्या। लगता है जूलियन को इस मेडिटेशन मेथड के बारे में नहीं पता, क्योंकि उनकी उम्रों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों एक दूसरे के जमाने के मेथड से अनजान हैं। विंसेंट कहता है कि आर्सलन फॉल्कर मेडिटेशन मेथड में प्रोफेशनल था, और नए मेथड की बात करें तो वह मेडिटेशन का मास्टर था। जूलियन कहता है कि वह माना को इमेजरी के जरिए स्टोर करते हैं और हर एक को स्टार बुलाते हैं, और इन स्टार्स की संख्या मार्शल आर्टिस्ट की ताकत डिफाइन करती है। शरीर में माना स्टोर करने की बात करें तो उन्होंने इस मेथड को बहुत पहले छोड़ दिया था। हमारा हीरो बहुत निराश लगता है, लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुए वह इस इमेजरी मेथड के बारे में सोचना शुरू करता है, और एक स्टार पाने की रिक्वायरमेंट इमेजरी को लिंक करना है। विंसेंट को एहसास होता है कि उन्होंने नया मेथड क्यों ढूंढा, क्योंकि पिछला वाला बहुत रिस्की था और कई मार्शल आर्टिस्ट्स अपने दिल के अंदर अचानक बर्स्ट्स के कारण मर गए थे। भले ही ये सारे रिस्क्स जानते हुए हमारा लड़का अपने दिल में माना स्टोर करना शुरू करता है, तो जूलियन घबराना शुरू करता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको यकीन दिलाता है कि इसकी चिंता ना करे। विंसेंट अपने पिछले जन्म से इस मेथड में प्रोफेशनल है, लेकिन क्योंकि जूलियन इसको नहीं जानता, वह उस पर चिल्ला रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, कहते हुए कि उसको कम से कम सर्कुलेट फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए। यह सुनकर विंसेंट रुक जाता है और उस मेथड के बारे में पूछता है। वह कहता है कि माना को शरीर में सिर्फ सर्कुलेट करना बहुत रिस्की है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि उसके जमाने में कोई मेथड फॉलो नहीं करता था। भले ही आधे मर गए, लेकिन आधे बच भी गए थे, जिसका मतलब है कि उसके पास भी बचने का चांस है। अब विंसेंट बेड पर लेट जाता है आराम करने के लिए, जबकि जूलियन चिल्लाता है कि उसके शरीर के साथ हल्के से पेश आए। हमारा लड़का पूछता है कि अगर वह सच में उसके शरीर की चिंता करता है तो उसने इसको इतना कमजोर क्यों बनाया, क्योंकि उसका शरीर काफी ताकतवर है और एक रेयर स्केलेटन के साथ वह बहुत ज्यादा माना भी स्टोर कर सकता है, जिसका मतलब है कि वह सामियन फैमिली को आसानी से पीछे छोड़ सकता था। ऐसे रेयर स्केलेटन को माना चाहिए, जबकि उसका शरीर पिछले 13 सालों से इसके लिए तरस रहा है। यह साफ निशानियां दिखाती है कि उसका शरीर जवानी तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। जैसे ही जूलियन चला जाता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट मेडिटेशन मेथड पर काम कर रहा है, जो शरीर को कुछ समय के लिए मरने से रोक सकता है और ज्यादा से ज्यादा वह 10 साल तक पा सकता है। लेकिन हमारा हीरो सोचता है कि 10 साल अपनी कीमत साबित करने के लिए काफी से ज्यादा है। उसको अपने पिछले जन्म के 10 साल भी याद आते हैं, जब उसको कैद किया गया था, भूखा रखा गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था, जब वह जिंदा रहने की दुआ कर रहा था। उन 10 सालों का हमारे लड़के के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था। पूरी रात गुजर चुकी है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी वहां बैठा है, मेडिटेट करते हुए, जब एक नौकर गुस्से से दरवाजा खटखटाता है और फिर एक धमाके की आवाज के साथ दरवाजा खोलता है और रूम में घुसता है। रूम की बुरी हालत देखकर वह चिंता करने लगता है कि रात भर में यहाँ असल में क्या हुआ। खड़े होकर विंसेंट पूछता है कि क्या वह एक नौकर है, जबकि वह अपनी यादों में उसकी इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। नौकर भले ही शॉक्ड है, हाँ जवाब देता है। विंसेंट आखिरकार उसका नाम याद करता है, विल्सन। इसके बाद हमारा हीरो अपने कपड़े उतारता है और विल्सन की तरफ फेंकता है और उसको नए कपड़े लाने और रूम साफ करने का ऑर्डर देता है। उसके कपड़े पकड़कर विल्सन सोचता है कि उसके बारे में कुछ सस्पिशियस लग रहा है। इसके अलावा फिजिकल रूप से भी वह ताकतवर लगता है। इसको नजरअंदाज करते हुए वह यंग मास्टर से उसके रूम की हालत की वजह पूछता है और पूछता है कि क्या उसने यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अनजाने में नहीं जवाब देता है। जैसे जूलियन ने उसको पहले बताया था, असली विल्सन एक कमजोर था और नौकर भी उसकी इज्जत नहीं करते थे। तो विल्सन भी हमारे लड़के पर चिल्लाना शुरू करता है और उसको पागल भी बुलाता है। इसके अलावा वह कहता है कि ऐसा लगता है जैसे उसने कोई ब्लैक मैजिक सीख लिया है, जिसके बारे में वह ग्रैंड चैम्बरलेन को रिपोर्ट करेगा। उसकी तरफ बढ़ते हुए विंसेंट कहता है कि उसको अपने मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन उसका अपने मास्टर पर सवाल उठाना और उसको धमकाना बहुत हिम्मत की बात है। विंसेंट उसको घूरता है, जबकि उसको फिर से वो काम करने का ऑर्डर देता है जो उसने अभी बताया था। लेकिन विल्सन चिल्लाता है कि उसने उसको पहले भी बताया है, उसको ऐसे काम करना पसंद नहीं है। उसको बीच में रोकते हुए हमारा हीरो कहता है कि वह एक नौकर है और अपने मास्टर का कहना मानना ही उसकी एकमात्र प्रायोरिटी है। इसके बाद उसने विल्सन से कपड़े छीन लिए, कहते हुए कि वह ग्रैंड चैम्बरलेन से कपड़े लाने को कहेगा और उनको इसकी वजह भी बताएगा कि उसका नौकर उसके कोई ऑर्डर पूरा करने को तैयार नहीं है। यह सुनकर विल्सन डर जाता है और हमारे लड़के के हाथों से कपड़े वापस ले लेता है, कहते हुए कि वह जरूर उनको धो देगा और रूम भी साफ कर देगा ताकि उसको कहीं ना जाना पड़े। जूलियन भी वहां मौजूद है पूरी सिचुएशन को देखते हुए। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह यहाँ सबको सबका सिखाएगा और उनको अडेंका का एक असली 7वां यंग लॉर्ड दिखाएगा। लेकिन जूलियन विल्सन के बारे में चिंता कर रहा है, जो एक क्रिमिनल है और उसने कई लोगों को मारने का रिकॉर्ड है।
उसके विपरीत विंसेंट सोचता है कि वह बस एक बुजदिल है और लोगों को मारने के बारे में झूठ बोल रहा है। जूलियन हंसते हुए कहता है कि वह इसके बारे में इतना श्योर क्यों है। हमारा हीरो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि उसने असल में ऐसी जिंदगी जी है तो उसको इसके बारे में पता है। अब जूलियन हमारे हीरो से डर रहा है और सोचता है कि क्या उसने अपने शरीर के अंदर स्पिरिट किंग की जगह एक डीमन को बुला लिया है। अगले दिन विल्सन धुले हुए कपड़े वापस आता है जो विंसेंट ने उसको कल दिए थे। उसका चेहरा गुस्से वाले एक्सप्रेशंस दिखा रहा था। विल्सन हमारे हीरो से पूछता है कि उसने रूम कैसे साफ किया, तो हमारा हीरो उसका शुक्रिया अदा करता है। आगे बढ़ते हुए वह विंसेंट से गुजारिश करता है कि अगली बार ऐसी गड़बड़ ना करे। उसको इतना कॉन्फिडेंट एक्ट करते देख विल्सन सोचता है कि उसको कुछ नहीं मिलेगा चाहे वह दूसरों के सामने कैसे भी बिहेव करे। जैसे ही सीन आगे बढ़ता है, विंसेंट अपने नौकर को एक लकड़ी की तलवार लाने का ऑर्डर देता है और रिक्वायरमेंट्स के लिए वह चाहता है कि वह 1 मीटर लंबी हो, लगभग 500 ग्राम वजन की हो और लकड़ी ब्लैक सेंटेड वुड की हो। विल्सन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पूछता है कि अगर वह उसके हुक्म का पालन करने से इनकार करे तो क्या होगा। जवाब में विंसेंट खड़ा होता है और चलना शुरू करता है, कहते हुए कि वह खुद भी इसको ला सकता है, लेकिन उससे पहले उसको स्टोर रूम गार्ड को वहां खुद जाने के बारे में जवाब देना होगा। लगता है ये गार्ड्स असल में मार्शल आर्टिस्ट हैं जो नोबल्स के बहुत वफादार हैं। विल्सन कल की तरह फिर से डर जाता है और उसको रोकने के लिए उसने हमारे लड़के के कंधे पर हाथ रखा। अपनी मसल मेमोरी के कारण विंसेंट उसको जमीन पर फेंक देता है और फिर ऐसा करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको पीछे से हमला होने की यादें आ रही हैं। विल्सन दर्द में तड़पते हुए कहता है कि उसको ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं है। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी तरफ अपनी पीठ मोड़ लेता है क्योंकि उसका नया शरीर बहुत कमजोर है और इतनी ताकत का इस्तेमाल हैंडल नहीं कर सकता, तो यह उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है जिसको विंसेंट विल्सन से छुपाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही नौकर खड़ा होता है, वह हमारे हीरो के बारे में कुछ गाली गलौज करने ही वाला था, लेकिन विंसेंट के पूछने पर वह रुक जाता है और शांति से तलवार की रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद वह तलवार लेने के लिए रूम से बाहर चला जाता है और गुस्से के कारण दरवाजा जोर से बंद करता है, लेकिन फिर वापस आता है और इसके लिए माफी मांगता है। नौकर हमारे हीरो से काफी गुस्से में है तो वह उसको सबकर सिखाने का प्लान बनाता है। कुछ देर बाद भले ही वह तलवार ले आया, वह रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करती तो उसको लेने की बजाय विंसेंट उसको किसी ऐसे इंसान की कहानी बताना शुरू करता है जिसको वह जानता है जो दाएं हाथ से हैंडीकैप था और उसने एक दर्दनाक जिंदगी जी। उसका अंत भी बहुत बुरा था। यह सुनकर विल्सन बहुत डर जाता है और वह तलवार दे देता है जो हमारा प्रोटैगनिस्ट असल में चाहता था। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। जैसे ही विल्सन चला जाता है, हमारा लड़का तलवार को देखते हुए अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए तैयार है। कुछ देर बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में विंसेंट अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। क्योंकि शरीर कमजोर है, वह कुछ ही अटेम्प्ट्स के बाद थक गया है, जिसका मतलब है कि उसको अपने पिछले जन्म की तरह ताकत पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह तलवार का इस्तेमाल कर पाना हमारे हीरो को काफी अच्छा लगता है। इस पल कोई ट्रेनिंग डमी को काट देता है जिस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट प्रैक्टिस कर रहा है और फिर अपनी ताकत का घमंड करते हुए इसके लिए माफी मांगता है, कहते हुए कि वह उसकी माना को सेंस नहीं कर पाया क्योंकि वह बहुत कम है। पूरी परेशानी के साथ विंसेंट उसके बारे में पूछता है। लड़का जवाब देता है वह रेवन एडेन का है और वह उसको भी जानता है। कमजोर विंसेंट। इस पल जूलियन हमारे हीरो को अपने दिमाग के जरिए बताना शुरू करता है कि रेवन एक कोलैटरल डिसेंडेंट है। वह यह भी कहता है कि वह ट्रू सोर्ड्स की असेंबली जीतेगा। वह उस आदमी का बेटा है जिससे विंसेंट कुछ दिन पहले मिला था, जो हमारे लड़के को साफ याद है क्योंकि वह उस आदमी से रीइंकार्नेशन के बाद पहली बार मिला था। जूलियन हमारे प्रोटैगनिस्ट को केयरफुल रहने की सलाह देता है क्योंकि वह काफी ताकतवर और स्किल्ड सोर्ड्समैन है। इसी बीच रेवन कहता है कि वह यहाँ उससे मिलने आया है क्योंकि ट्रू सोर्ड्स की असेंबली के बाद वह जरूर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। जहां तक ट्रू सोर्ड्स की असेंबली की बात है, ये ईडेन का फैमिली की मार्शल फैमिलीज के बच्चों के बीच एक कंपटीशन है, असली तलवार की लड़ाई। भले ही कोई एज लिमिट नहीं है, खिलाड़ी लगभग 14 साल की उम्र में पार्टिसिपेट करते हैं। जीतने पर उनको अडेंका के डायरेक्ट डिसेंडेंट से लड़ने का मौका मिलता है जो उसी उम्र के हैं। इसका मतलब है कि किसी को उसके खिलाफ लड़ने का मौका मिलेगा। विंसेंट, जो दूसरे डिसेंडेंट्स में सबसे कमजोर के रूप में जाना जाता है। रेवन हमारे लड़के की कमजोरी पर हंसता है और उसको तैयार रहने की सलाह देता है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि वह किसी से नहीं डरता, तो रेवन और भी जोर से हंसने लगता है। उसको ऐसे डिसरिस्पेक्ट करते देख हमारा हीरो गुस्से में आ जाता है क्योंकि अपने पिछले जन्म में डेवन भले ही हैंडीकैप्ड था, सब उसकी इज्जत करते थे, काजिन भी। इसको ना मानते हुए विंसेंट रेवन को मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए शर्मिंदगी बुलाता है, जिसने रेवन को घबरा दिया, तो दोनों इसके बारे में बहस करना शुरू करते हैं सिचुएशन को देखते हुए। जूलियन हमारे लड़के को उससे ना टकराने की सलाह देता है क्योंकि इस पल वह उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। जवाब में हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह यह साफ जानता है, लेकिन उसको उसके अंदर इंफीरियोरिटी महसूस होती है जो दिखाती है कि उसको ऐसे ही पाला गया है। हमारा हीरो सोचता है कि रेवन और उसका बाप दोनों असली मार्शल आर्टिस्ट जैसे नहीं हैं। वह असल में उनको 500 साल पहले के मार्शल आर्टिस्ट से कंपेयर कर रहा है। इसके बाद विंसेंट उस पर तलवार तानता है, कहते हुए कि ऐसे बदतमीज बच्चों को पहले बड़े मारा करते थे।
बदले में रेवन भी हमारे लड़के की तरफ तलवार तानता है। भले ही रेवन को यकीन है कि वह हमारे प्रोटैगनिस्ट से जीत सकता है, फिर भी वह किसी तरह उससे डर रहा है, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। विंसेंट कहता है कि उसको नहीं पता कि वह कंपटीशन में कैसे लड़ेगा जब वह एक लकड़ी की तलवार से डर रहा है। जैसे ही हमारा हीरो उसको मजाक उड़ाता है, रेवन गुस्से में आ जाता है और उसको इस पल खत्म करने के इरादे से हमारे लड़के की तरफ लपकता है। भले ही रेवन उस पर हमला करने आ रहा है, हमारा हीरो डर नहीं रहा, ना ही पीछे हट रहा है, जबकि जूलियन इसके बारे में घबरा रहा है। इस पल रेवन का नौकर उसको पीछे से रोक देता है, तो जूलियन सुकून की सांस लेता है। भले ही रेवन इस पल हमारे प्रोटैगनिस्ट को मारने पर तुला हुआ है, उसके नौकर ने सलाह दी कि उसको कंपटीशन तक इंतजार करना चाहिए क्योंकि तब वह बिना किसी प्रॉब्लम के लड़ सकता है, लेकिन अभी उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कोई और ऑप्शन ना होने के कारण। रेवन रुक जाता है और हमारे हीरो को कंपटीशन के दिन मिलने का चैलेंज करता है, जहां वह उसको एक असली सबकत सिखाएगा। रात में विंसेंट के रूम में वापस जूलियन उससे पूछ रहा है कि उसने रेवन के साथ ऐसे क्यों बिहेव किया। हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वह उसको बस तमीज सिखाने की कोशिश कर रहा था। तो जूलियन घबरा जाता है क्योंकि उसको अपने शरीर में एक स्पिरिट किंग चाहिए था, उसके बजाय उसको एक क्रेजी स्पिरिट मिला। किताबों को देखते हुए हमारा लड़का कहता है कि यही मुख्य वजह है कि वह इस नई दुनिया के बारे में सीखने की कोशिश कर रहा है। इस पल उसको एक पेज पर अपनी एक तस्वीर मिलती है और वह बहुत क्यूरियस हो जाता है, लेकिन जूलियन उससे इसको छीन लेता है, कहते हुए कि उनके पास ज्यादा जरूरी बातें करने के लिए हैं, जैसे ब्लेसिंग्स और ट्रेट्स। असली बातचीत पर वापस आते हुए जूलियन हमारे हीरो को ट्रेट्स के बारे में बता रहा है जिनको उन्होंने आर्टिफिशियली बनाया था, जिसको बस मैनमेड ब्लेसिंग के रूप में जाना जाता है। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत डर जाता है क्योंकि उसको जो पता है वह ये है कि अगर इंसान कोई ब्लेसिंग बनाते हैं तो उनको देवताओं द्वारा सजा मिलती है। अपना सिर दूसरी तरफ घुमाते हुए जूलियन कहता है कि वह भी एक भगवान है और हमारे लड़के ने उसकी बेइज्जती की है, लेकिन उसको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने उसको कोई सजा नहीं दी है। आगे बढ़ते हुए हमारा हीरो कहता है कि अगर उसको याद है तो रेवन के पास भी एक ट्रेट है जिसको स्टीलमैन कहते हैं। जूलियन समझाता है कि ये ट्रेट मुख्य रूप से शरीर को मजबूत करने पर फोकस करता है। इसके अलावा ये एक मीडियम लेवल ट्रेट है, खासकर डिफेंसिव और डिस्ट्रक्टिव। तो हमारा हीरो सोचता है कि उसको मार्शल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन जूलियन कहता है कि इसके साथ वह और भी ताकतवर बन सकता है। वह तरीका याद करते हुए जिससे रेवन ने डमी को काटा था, विंसेंट इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि रेवन असल में हमारे प्रोटैगनिस्ट के पुराने जमाने के उसकी उम्र के दूसरों से ज्यादा ताकतवर और पावरफुल है। अब अगर वह सच में उनके खिलाफ जीतना चाहता है और खुद को प्रूव करना चाहता है तो उसको हर स्किल की प्रैक्टिस करनी होगी। अगले दिन हमारा हीरो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड वापस जाता है, जबकि दूसरे उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं। इस पल कोई पीछे से आता है उनको चुप रहने को कहते हुए। व्हाइट सोर्ड यूनिट का वाइस कैप्टन मर्लिन कहते हुए कि इसमें कुछ अजीब नहीं है तो उनको यंग मास्टर को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। माफी मांगने के बाद वह नौकर वहां से भाग गए। भले ही मर्लिन ने यह जोर से कहा, हमारे हीरो को देखते हुए वह उसको इस फैमिली के लिए एक शर्मिंदगी ही सोचता है और कुछ नहीं। भले ही हमारे हीरो को इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं। जूलियन एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा है तो वह जंगल में प्रैक्टिस करने की सलाह देता है। जवाब में हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उनको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उसको इसका बुरा नहीं लगता क्योंकि वह पहले भी दूसरों से कमजोर महसूस करता था। अपने पिछले जन्म में जब सब उसको नीचा दिखाते थे और उसकी बेइज्जती करते थे क्योंकि वह एक हाथ वाला था, उसने इसको अपनी ताकत बनाया और उनको गलत साबित किया, तो इस बार भी वो खुद पर यकीन करता है। कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद हमारा हीरो पूरी तरह थक गया है, तो कोई उसको एक एडवांस्ड रिकवरी पोशन देता है। ये वाइस कैप्टन मर्लिन है जो विंसेंट को इसको पीने की सलाह देता है, जो उसको ताकत देगा। बॉटल लेते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछता है। जैसे ही वह खुद को इंट्रोड्यूस करता है, हमारा हीरो उससे पूछता है कि वह दूसरों की तरह उसको नीचा क्यों नहीं दिखा रहा। मर्लिन जवाब देता है, भले ही उसने पहले किया, लेकिन उसकी आंखों में बेकरारी देखने के बाद ऐसे निश्चित मार्शल आर्टिस्ट पर हंसना शर्मनाक लगता है। उसको देखते हुए विंसेंट कहता है कि वह उसको जरूर याद रखेगा और फिर उसको जाने की सलाह देता है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वह पेट्रोल पर था। जाते हुए मर्लिन पीछे मुड़कर हमारे प्रोटैगनिस्ट को गुड लक कहता है। उसके बाद पूरा दिन हमारा हीरो डमी पर प्रैक्टिस करता रहा, जबकि वह बीच बीच में वह पोशन पीता रहा। रात में उसने जूलियन की मदद से पढ़ाई की। हमारा हीरो उस तरीके को याद करता है जिससे उसने अपने दिल में माना महसूस किया था जब वह काजिन को हराने के लिए बेकरार था। अब इस जिंदगी में वह माना को फिर से महसूस करने के लिए निश्चित है। और आखिरकार कई दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद हमारा हीरो वुडन सोर्ड और अपनी माना का इस्तेमाल करके डमी को काटने में कामयाब रहा। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट विल्सन से भी बहुत काम लेता है क्योंकि उसने उसको सुबह 5 बजे ब्रेकफास्ट लाने का ऑर्डर दिया है। विल्सन हमारे हीरो से काफी गुस्से में है, तो वह अपने यंग मास्टर को सबका सिखाने का प्लान बनाता है। सीन विंसेंट के रूम में शिफ्ट होता है। विल्सन उसके सामने ब्रेकफास्ट रख रहा है और जैसे ही वह प्लेट से कवर हटाता है, मेन कोर्स वहां नहीं है, सिर्फ साइड डिशेज हैं। लेकिन हमारा हीरो विल्सन के चेहरे पर खाने के छोटे टुकड़े देख सकता है, तो वह सलाह देता है कि किसी का खाना खाने के बाद उसको साफ कर लेना चाहिए ताकि लोग तुम पर शक ना करें। फिलहाल वह इस बात को जाने दे रहा है, लेकिन वह नहीं चाहता कि यह फिर से हो। हमारे हीरो को डराने के लिए विल्सन लोगों को मारने की कहानी सुनाना शुरू करता है।
लेकिन क्योंकि विंसेंट सच्चाई जानता है वह बस इसको हंस कर टाल देता है। माना का इस्तेमाल करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने दिमाग से विल्सन के दिमाग में बिना बोले कहता है कि वह उससे नहीं डरता। इसके अलावा वह अपनी पावर्स भी यूज कर सकता है, लेकिन विल्सन को शुक्रगुजार होना चाहिए कि वह उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। विल्सन यकीन नहीं कर पाता क्योंकि विंसेंट हाल ही में मोनोटिल यूज नहीं कर पा रहा था और अब अचानक वह टेलीपैथी भी कर सकता है। इसके बाद हमारा हीरो उसको अपनी तरफ मिलने की ऑफर देता है क्योंकि जल्दी ही वह दूसरों में बहुत मशहूर होने वाला है, तो वह अपने मास्टर पर गर्व महसूस करेगा और यह समय जल्दी आएगा। रूम से बाहर जाते हुए विल्सन भले ही डरा हुआ है कहता है कि वह कभी उसके लिए वफादार नहीं बनेगा, लेकिन विंसेंट के चार्म को वह इनकार नहीं कर सकता। इसी बीच ट्रेनिंग ग्राउंड में मर्लिन हमारे हीरो को ढूंढ रहा है लेकिन उसको नहीं मिल पाया। फिर वह आधा कटा हुआ स्केयरक्रो देखता है और सोचता है कि क्या उसने उसको किसी ब्लेड से काटा है क्योंकि वह काफी अलग दिखता है। लेकिन जहां तक उसको पता है यंग मास्टर सिर्फ वुडन ब्लेड का इस्तेमाल करता है, तो वह सोचता है कि यंग मास्टर किस तरह के मार्शल आर्ट पे काम कर रहा है। अगले दिन हमारा हीरो तैयार हो रहा है जबकि विल्सन जो रूम में भी है उसके कपड़े फोल्ड कर रहा है। विल्सन में बदलाव देखकर जूलियन काफी खुश है और विंसेंट की तारीफ करता है उसको बदलने के लिए। विल्सन की तरफ मुड़ते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके कपड़ों की हालत के बारे में शिकायत करना शुरू करता है, कहते हुए कि वह एक नोबल द्वारा पहने जाने के लायक नहीं है। और खाने की बात करें तो उसको लगता है कि वह हमेशा बहुत लो क्वालिटी का होता है। जूलियन भी इसके बारे में कंफ्यूज है, तो विंसेंट समझाता है कि कोई पैसे चुरा रहा है और इसलिए वह अपने नौकर पे शक कर रहा है। लेकिन विल्सन बस सिचुएशन के बारे में कंफ्यूज है, तो ऐसा नहीं लगता कि वह उसको एम्बेजलिंग कर रहा है। लेकिन हमारा हीरो जानता है कि उसको इसके पीछे वाले इंसान को ढूंढना होगा। इसी बीच रेवन अपने रूम में भी प्रैक्टिस कर रहा है। वह हमारे हीरो के साथ अपनी मुलाकात के बारे में सोच रहा था जब उसको एक लकड़ी की तलवार से डरने के लिए मजाक उड़ाया गया था और वह बहुत गुस्से में आ जाता है। उस पल उसका बाप उसकी ट्रेनिंग चेक करने के लिए रूम में घुसता है क्योंकि कंपटीशन नजदीक है और इस गरीब जिंदगी को पार करने के लिए उसको विंसेंट से जीतना होगा। वह असल में अपने बेटे पर दबाव डाल रहा है कि वह मेन फैमिली से जीते ताकि वह उनको पीछे छोड़ सके। हिम्मत वाला और डरा हुआ रेवन अपनी लड़ाई जीतना चाहता है ताकि वह अपने बाप को खुद को प्रूव कर सके और इससे उसकी फैमिली अपनी खोई हुई पोजीशन भी वापस पा लेगी। दूसरी तरफ जूलियन हमारे लड़के को ट्रू सोर्ड्स की असेंबली में पार्टिसिपेंट्स के बारे में एक किताब देता है। इस किताब में न सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है बल्कि उनकी टेक्निक्स और ट्रेड्स भी हैं। आगे बढ़ते हुए विंसेंट जूलियन से पूछता है कि क्या उसने उसको अपने शरीर में इसलिए बुलाया है ताकि वह ट्रू सोर्ड्स की असेंबली जीत सके। भले ही यह भी प्लान का हिस्सा है, जूलियन असल में मिरेकल स्टोन चाहता है जो एक इंसान की ताकत को बहुत हद तक बढ़ा सकती है और यह चैंपियन को मिलेगी। उसकी निश्चयता देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट सच में जीतना चाहता है। कुर्सी से खड़ा होकर हमारा हीरो कहता है कि भले ही वह स्पिरिट किंग नहीं है जिसे जूलियन ने बुलाना चाहा था, वह जरूर उनसे बेहतर साबित होगा। इसके बाद उसने घंटी बजाई नौकर को बुलाने के लिए। जैसे ही विल्सन रूम में घुसता है हमारा हीरो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसको कुछ करने का ऑर्डर देता है। कुछ देर बाद विल्सन ग्रैंड चैम्बरलेन रेल्जा के ऑफिस रूम पर दस्तक देता है। खुद का ऐलान करते हुए वह अंदर घुसता है। रेल्जा एक अधेड़ उम्र की औरत अपनी कुर्सी पर बैठी है, उसको घूरते हुए। वह उसके वहां होने की वजह पूछती है क्योंकि वह एक हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट है। विल्सन उससे बहुत डरा हुआ है। आगे बढ़ते हुए विल्सन कहता है कि वह यंग मास्टर विंसेंट के हुक्म पर यहाँ है। उसने एक रिक्वेस्ट भेजी है कि वह चाहता है कि पेट्रियार्क खुद ट्रू सोर्ड्स की असेंबली में शामिल हो क्योंकि रेल्जा एक पेज पर कुछ लिख रही है। यह सुनकर उसका हाथ रुक जाता है, जबकि विल्सन अपनी नजरें जमीन पर रखे हुए रिपोर्ट करता रहता है कि मेन फैमिली का मेंबर होने के कारण विंसेंट सबके सामने खुद को प्रूव करना चाहता है, लेकिन वह इसको रिजेक्ट कर देती है, कहते हुए कि पेट्रियार्क के पास आने का समय नहीं है और कभी था भी नहीं। तब विल्सन आगे कहता है, यंग मास्टर ये भी कहना चाहते हैं कि आप पैसे चुराना भी बंद कर दें। यह कहने के बाद विल्सन डर जाता है और जाते हुए वहां से भाग जाता है। उसके पीछे रेल्जा अपने ख्यालों में खोई हुई सोच रही है कि विंसेंट ने अपने नौकर को क्यों भेजा जब खुद आना ज्यादा असरदार होता। लेकिन तब उसको एहसास होता है कि लगता है उसको उसके बारे में सच पता चल गया है। सीन आगे बढ़ता है और अब वह पेट्रियार्क के पीछे खड़ी है, उनको इन्फॉर्म कर रही है कि यंग मास्टर ने उनको ऑफिशियली ट्रू सोर्ड्स की असेंबली में इनवाइट किया है। जैसे ही पेट्रियार्क उसको डांटना शुरू करते हैं, वह आगे कहती है कि विंसेंट का कहना है कि इस कंपटीशन में वह खुद को प्रूव करने वाला है। यह सुनकर वह रेल्जा से उसकी राय पूछते हैं कि क्या विंसेंट ऐसा करने के काबिल है। भले ही वह भी हमारे हीरो के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, वह जमीन पर बैठ जाती है और पेट्रियार्क की तरफ झुककर उनसे शामिल होने की गुजारिश करती है। जहां तक खुद की बात है, वह नोटरी पब्लिक बनने के लिए तैयार है, जिसका मतलब है कि वह अपनी जिंदगी विंसेंट पर दांव पर लगा रही है और अगर किसी तरह विंसेंट हार जाता है तो उसको मार दिया जाएगा। लेकिन पेट्रियार्क इस बात पर काफी कंफ्यूज है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। चैम्बरलेन जवाब देता है, यह इसलिए है क्योंकि यंग मास्टर उसके बारे में कुछ जानता है जो पैसे चुराने के बारे में है। पेट्रियार्क कहते हैं रेल्जा को पूरा शॉक्ड करते हुए। इसके अलावा पेट्रियार्क को पहले ही पता है कि वह विंसेंट के फ्यूचर के लिए ऐसा कर रही है, तो वह इसके बारे में कुछ नहीं कहते। असल में रेल्जा सरवाना की नौकर है, विंसेंट की माँ, इसलिए वह हमारे हीरो के बारे में चिंता कर रही है।
दूसरी तरफ पेट्रियार्क अपने बेटे विंसेंट को कंपेयर कर रहे हैं अपनी पत्नी सरवाना से, क्योंकि जो विंसेंट कंपटीशन जीतने के बारे में कहता है वह सच में वही है जो सरवाना भी करती। खड़े होकर पेट्रियार्क खुद ट्रू सोर्ड्स की असेंबली में शामिल होने के लिए सहमत होते हैं। ट्रू सोर्ड्स की असेंबली का दिन आ चुका है, तो रेवन दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ अरीना में घुस रहा है, हमारे हीरो को हराने के बारे में सोच रहा है। रेवन स्टेज की तरफ देखता है और वहां पेट्रियार्क खान को बैठा पाता है। पूरे इतिहास में ये पहली बार है जब पेट्रियार्क अरीना में आए हैं, तो रेवन कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वह जरूर जीतेगा और अपनी ताकत साबित करेगा। मैच ऑफिशियली शुरू होने के बाद ये रेवन की दूसरे मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ लड़ाई से शुरू होता है। भले ही उसको जीतने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि रेवन एक 2 स्टार स्टीलमैन है, उसको हराना मुश्किल था। तो इस मैच में रेवन जीत जाता है। उसका बाप दूसरे स्पेक्टेटर्स समेत उसकी तारीफ और चीयर करना शुरू करते हैं। इसी बीच हमारा हीरो जो वहां मौजूद है सोचता है कि वह 500 साल पहले के लोगों के मुकाबले काफी जीनियसेस हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स के मामले में वह काफी कमजोर हैं। इसके अलावा हमारा प्रोटैगनिस्ट लड़ाई को एनालाइज करने के बाद सोचता है कि उनका फाइटिंग स्टाइल भी काफी इनफेक्टिव लगता है और उनकी लड़ाइयां मुख्य रूप से लड़ाई की बजाय इंडिविजुअल ट्रेड्स पर फोकस करती हैं। पेट्रियार्क और भीड़ के सामने झुककर अपना सम्मान दिखाते हुए रेवन हमारे हीरो को भी मुस्कुराहट देता है, जैसे वह उसको एक चैलेंज दे रहा हो। इसके बाद रेवन दूसरे पार्टिसिपेंट्स के खिलाफ सारे मैचेस जीत जाता है और अब शाम हो चुकी है। अब पेट्रियार्क के सामने खड़ा होकर रेवन अडेंका डायरेक्ट डिसेंडेंट विंसेंट अडेंका से लड़ने का चैलेंज करता है, क्योंकि ये रूल है। चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए भी हमारा प्रोटैगनिस्ट अरीना में घुसता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, रेफरी जीरोन आगे आता है और मैच शुरू करने ही वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो उसको रोक देता है, कहते हुए कि उसकी एक शर्त है। इस पल विल्सन एक लकड़ी की तलवार के साथ आगे आता है, उसको लेते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट ऐलान करता है कि वह इससे लड़ेगा। इसके अलावा वह अपना बायां हाथ इस्तेमाल करेगा और अपने ओपोनेंट को पहले 3 अटैक्स करने भी देगा। ऐसी शर्तें सुनकर भीड़ हमारे हीरो के बारे में गॉसिप करना शुरू करती है। विंसेंट आगे ऐलान करता है कि इन 3 अटैक्स के दौरान वह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जहां तक रेवन की बात है, वह सोचता है कि हमारा लड़का उसको नीचा दिखा रहा है, तो वह चिल्लाना शुरू करता है भीड़ के अंदर। रेवन का बाप चिल्लाता है कि वह बस उनका ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि आखिर में वह हार जाएगा। लेकिन पेट्रियार्क हमारे प्रोटैगनिस्ट की शर्तों से सहमत होते हैं। आगे बढ़ते हुए जीरोन लड़ाई की शुरुआत का ऐलान करता है और पीछे हट जाता है। जैसे ही रेफरी फ्लैग हिलाता है, रेवन हमारे लड़के पर हमला करने के लिए लपकता है, जबकि विंसेंट जूलियन के साथ बनाए प्लान को याद करता है। जैसे उसने उसको बताया था, पहला अटैक छोटा होगा लेकिन दूसरा खतरनाक हो सकता है। रेवन के फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए हमारा हीरो इससे साफ तौर पे खुश नहीं है, और जैसे ही रेवन दूसरे अटैक के लिए पास आता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट माना स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसको सफलतापूर्वक मोड़ देता है। ओपोनेंट की तलवार को ऐसे मोड़ने के लिए इंसान को ओपोनेंट से कई लेवल्स ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, इसलिए रेवन पूरी तरह हैरान है। जैसे ही रेवन विंसेंट के पास तीसरा अटैक करने के लिए आता है, हमारा हीरो उसको जमीन पर फेंक देता है अपनी तलवार निकालते हुए। हमारा प्रोटैगनिस्ट अब अपने बाप को खुद को प्रूव करने और जूलियन को भी अपना सपना पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार है। पूरी भीड़ हैरानी से लड़ाई देख रही है। पेट्रियार्क खान भी अपने बेटे की बहादुरी पर शॉक्ड है। ऐसा लगता है जैसे रेवन खड़े होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जबकि उसका बाप उस पर लगातार चिल्ला रहा है। जूलियन भी इसके बारे में कंफ्यूज है, लेकिन हमारा हीरो एक असली मार्शल आर्टिस्ट दुश्मन को बिना हथियार के भी हराने के दूसरे तरीके जानता है, जो उसने अपने पिछले जन्म में सीखे थे। इस पल रेवन खड़ा होता है, कहते हुए कि उसको जरूर कोई ब्लेसिंग मिली होगी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसको एक छोटा देवता मिला है। तो वह हमारे प्रोटैगनिस्ट का इसके बारे में मजाक उड़ाता है। यह सुनकर जूलियन गुस्से में आ जाता है। विंसेंट कहता है कि वह जो चाहे सोच सकता है, लेकिन सच ये है कि वह उससे हारने वाला है। इस पल रेवन फिर से हमारे हीरो पर हमला करता है, अटैक्स को एनालाइज करते हुए। जूलियन बाएं जाने की सलाह देता है, क्योंकि रेवन काफी तेज है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी तलवार से सीधा रेवन की गर्दन पर काउंटर अटैक करता है, क्योंकि यह लकड़ी की है, इससे उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। भले ही विंसेंट अपनी कमजोर बॉडी के कारण अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, उसको यकीन है कि रेवन जरूर अपना अटैक रिपीट करेगा, और हाँ, वह करता है। जैसे ही रेवन अपनी तलवार के साथ हमारे हीरो की तरफ लपकता है, विंसेंट माना का इस्तेमाल करते हुए उसको पीछे गिरा देता है, रेफरी को बुलाते हुए, ताकि होने वाली ट्रेजेडी को रोका जा सके। हमारा लड़का अपने ओपोनेंट की तरफ लपकता है ताकि वह उस पर हमला कर सके जब वह अभी भी हवा में है, इसको अपनी आखिरी चांस मानते हुए। हवा में उड़ते हुए रेवन किसी तरह अपनी तलवार से एक मैजिकल पाथ बनाता है, वह रहस्यमयी सोर्ड पाथ जिसे विंसेंट आखिरी अटैक करने के लिए इस्तेमाल करेगा। उस पाथ के डॉट्स को मैच करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी पूरी स्पीड से उसकी तरफ लपकता है अपना अटैक दिखाने के लिए, जो एक एब्सोल्यूट सोर्ड स्लैश है, और असल में इसको करने में कामयाब भी होता है। इस अटैक में ओपोनेंट की स्किल और उसके साथ सब कुछ काटने की ताकत है। जैसे ही रेवन भीड़ पर गिरता है, उसका हाथ पहले ही कट चुका है। हर एक इंसान, रेफरी समेत, सिर्फ हैरानी से उनको घूर रहा है। उसकी तरफ इशारा करते हुए हमारा हीरो रेफरी को अपनी जीत का ऐलान करने की सलाह देता है, इससे पहले कि वह रेवन का पैर भी काट दे। तो वह हमारे प्रोटैगनिस्ट को चैंपियन ऐलान करता है, जबकि दूसरे नौकर रेवन के हाथ का ख्याल रख रहे हैं, खून रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
उसका बाप भी अरीना में घुस चुका है। इसी बीच हमारा हीरो रेफरी जीरोन को लेक्चर दे रहा है क्योंकि वह वहां कुछ भी बुरा होने से रोकने के लिए था, लेकिन फिर भी रेवन का हाथ कट गया। इसलिए जीरोन यंग मास्टर विंसेंट से माफी मांग रहा है। जूलियन विंसेंट के शरीर के बारे में चिंता कर रहा है, जो जल्दी ही कोलैप्स हो सकता है, तो उसको कुछ आराम करना चाहिए। लेकिन हमारा हीरो सोचता है कि यह सही समय नहीं है। इसके बाद पेट्रियार्क की तरफ इशारा करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने अपनी कीमत भी साबित कर दी है, बिल्कुल जैसे उसने वादा किया था। उससे सहमत होते हुए पेट्रियार्क खान विंसेंट को ट्रू सोर्ड्स की असेंबली का फाइनल चैंपियन ऐलान करते हैं। और अब अवार्ड सेरेमोनी का समय है। सीन सेरेमोनी हॉल में शिफ्ट होता है, जहां सारे नोबल्स अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, जबकि पेट्रियार्क खान हमारे लड़के को क्रिस्टल माना दे रहे हैं। इस पल रेवन का बाप हॉल में घुसता है, कहते हुए कि उसको इस लड़ाई के बारे में कुछ सस्पिशियस लग रहा है। इस पल एक प्रीस्ट भी हॉल में घुसता है, पेट्रियार्क को एक प्रॉब्लम रिपोर्ट करते हुए। पूछने पर वह समझाता है कि भले ही वह पूरी कोशिश कर रहे हैं, रेवन का हाथ अभी भी उसके शरीर से वापस नहीं जुड़ रहा है। ये खबर रेवन के बाप के लिए इतनी शॉकिंग थी कि उसको एहसास हुआ कि उसका बेटा हमेशा के लिए हैंडीकैप्ड रहेगा। उसको पकड़कर रेवन का बाप चिल्लाता है कि कोई कुछ करे, लेकिन प्रीस्ट कहता है कि उन्होंने कभी ऐसी चोट नहीं देखी है, तो इसका इलाज करना नामुमकिन है। यह सुनकर जूलियन भी शॉक्ड हो जाता है। प्रीस्ट उनको रेवन के पास ले जाता है और आगे समझाता है कि वह पावर्स जिनका इस्तेमाल उस हाथ को काटने के लिए किया गया था, उनकी डिवाइन पावर्स से कहीं ज्यादा है, तो उनको जितनी जल्दी हो सके कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अपने बेटे को ऐसे लेते देख रेवन का बाप चिल्लाता है कि विंसेंट ने जरूर कुछ स्किल्स यूज की होंगी जिसके कारण ऐसा हुआ। विंसेंट के भाई बहन भी इसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, उस पर अपोस्टल्स की स्किल्स का इस्तेमाल करने का शक्र कर रहे हैं। इस पल विंसेंट पेट्रियार्क से परमिशन मांगता है ताकि वह इस मामले को खुद हैंडल कर सके। परमिशन मिलने पर हमारा हीरो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ता है, एक ऊंची आवाज में ताकि सब सुन सकें। विंसेंट कहता है कि यह पूरा कंपटीशन पेट्रियार्क की देखरेख में हुआ था और जीतने के बाद पेट्रियार्क खान ने उसको विनर भी ऐलान किया था। तो इसका मतलब है कि चार्ल्स सुपीरियोरिटी में पेट्रियार्क के डिसीजन पर शक कर रहा है और कुछ नहीं। जैसे ही सीन आगे बढ़ता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट जीरोन को रेवन के बाप को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। चार्ल्स गुस्से में आ जाता है, जबकि जीरोन कोई और ऑप्शन ना होने के कारण चार्ल्स अडेंका पर हमला करता है और उसको सबके सामने पेट्रियार्क की अथॉरिटी पर शक करने के लिए अरेस्ट कर लेता है। आगे बढ़ते हुए पेट्रियार्क खान चार्ल्स को विंसेंट का शुक्रगुजार होने की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर उसने उनको इसके बारे में याद न दिलाया होता तो उसको और भी बुरी सजा मिल सकती थी। क्योंकि वह भी एक बाप हैं, वह इस मामले को जाने देंगे, लेकिन वह नहीं चाहते कि यह फिर से हो। उसके बाद पेट्रियार्क हमारे लड़के की तारीफ करते हैं और बदले में विंसेंट उनके सामने झुककर आभार व्यक्त करता है। यह देखकर जूलियन खुश हो जाता है, क्योंकि पेट्रियार्क द्वारा तारीफ मिलना कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी तरफ प्रीस्ट अभी भी रेवन का हाथ उसके शरीर से वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ जूलियन हमारे हीरो को एक आइडिया देता है और सलाह देता है कि उसको इसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये जरूर उनके फेवर में होगा। प्रीस्ट के पास पहुंचकर विंसेंट पूछता है कि क्या मिरेकल स्टोन का इस्तेमाल करके हाथ ठीक करना पॉसिबल है। वह आगे कहता है कि वही वजह है जिसकी वजह से रेवन ऐसी हालत में है, तो वह इसको ठीक करना चाहता है। जैसे ही वह पेट्रियार्क खान को देखता है, वह कहता है कि वह उनके हर डिसीजन से सहमत होगा। फिर वह चार्ल्स एडेंका के पास जाता है, उसको बताते हुए कि कैसे उसके बेटे ने उस पर पहले हंसा था। भले ही रेवन का बाप हमारे प्रोटैगनिस्ट से माफी मांगता है। विंसेंट उन रस्सियों को काट देता है जिनसे चार्ल्स बांधा हुआ था और कुछ मांगता है, क्योंकि उसके बाद ही वह अपने बेटे के लिए मिरेकल स्टोन का इस्तेमाल करने की इजाजत देगा। जैसे ही चार्ल्स डिमांड्स के बारे में पूछता है, विंसेंट कहता है कि उसको बदले में किसी और का हाथ चाहिए। अपने दिमाग में ही हमारा हीरो रेवन को लूजर बुलाता है, क्योंकि उसको पता है कि वह होश में है और सब कुछ सुन रहा है। फिर भी अपने हाथ के लिए वह अपने बाप को नहीं रोक रहा है। कुछ देर सोचने के बाद चार्ल्स उसकी डिमांड पूरी करने के लिए सहमत हो जाता है, जो साफ दिखाता है कि वह अपने बेटे से कितना प्यार करता है। भले ही डरा हुआ है, चार्ल्स अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए निश्चित है। और जैसे ही वह हाथ काटने वाला होता है, विंसेंट जेरोन को याद दिलाता है कि उसने उसको पहले क्या ऑर्डर दिया था किसी भी तरह की ट्रेजेडी को रोकने के बारे में। तो तलवार चार्ल्स के हाथ तक पहुंचने से पहले जेरोन उसको 2 टुकड़ों में काट देता है। पेट्रियार्क के सामने एक घुटने पर बैठकर हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने अपना डिसीजन ले लिया है। तो पेट्रियार्क खान उसको मिरेकल स्टोन देते हैं, जो वह प्रीस्ट को देता है। स्टोन को अपने मुंह में रेवन के हाथ के ऊपर रखते हुए प्रीस्ट थोड़ी देर के लिए दुआ करता है और फिर उसको टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसे ही ये टुकड़े उसके हाथ पर गिरते हैं, रेवन का हाथ ठीक होने लगता है। भले ही जूलियन और विंसेंट डिवाइन स्टोन देने के डिसीजन पर अफसोस कर रहे थे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसी बीच हॉल के अंदर विल्सन पूरा मामला सुन रहा था। तो अब उसको हमारा हीरो, जिसे उसने कभी पसंद नहीं किया, काफी कूल लगता है। वह समय याद करते हुए जब विंसेंट ने उसको अपने लिए वफादार रहने को कहा था। विल्सन अब अपने यंग मास्टर के नीचे वफादारी से काम करने के लिए तैयार है। हॉल के अंदर रेवन और उसका बाप रोते हुए एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। रात में विल्सन विंसेंट के रूम में मुस्कुराहट के साथ घुसता है, हमारे हीरो से डिनर के बारे में पूछते हुए। जूलियन उसके इस अचानक बदलाव पर कंफ्यूज है।
विंसेंट इसकी वजह पूछता है, सोच रहा है कि क्या सबके द्वारा पहचाना जाना वही नहीं है जो विल्सन चाहता था। जूलियन जवाब देता है कि उसने असल में कुछ और भी बड़ा मैनिफेस्ट किया है। इस पल उनको दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और वह हैरान हो जाते हैं, सोच रहे हैं कि विल्सन इतनी जल्दी खाने के साथ आ गया। दरवाजा खुलता है और एक प्रीस्ट जिसका नाम डलन है अंदर चलता है। जैसे ही वह खुद को इंट्रोड्यूस करता है, विंसेंट उसके आने की वजह पूछता है। डलन असल में वह प्रीस्ट है जिसने पहले रेवन को ठीक किया था, तो वह यहाँ विंसेंट का शुक्रिया अदा करने आया है उस काम के लिए जो उसने पहले किया। आगे बढ़ते हुए उसने वह मिरेकल स्टोन निकाली जो उसको रेवन को ठीक करने के बाद मिली थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज है कि डलन उसको ये क्यों दे रहा है। डलन समझाना शुरू करता है कि वह प्रीस्ट क्यों बना, क्योंकि उसको लोगों की मदद करके खुशी मिलती थी। लेकिन आज यंग मास्टर रेवन की हालत देखकर वह मिरेकल स्टोन का इस्तेमाल करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसके विपरीत विंसेंट बिना किसी दूसरी सोच के वह स्टोन ऑफर करने के लिए आगे आया जो उसने अभी जीता था। इसने उसको अपनी गलती का एहसास दिलाया तो उसको सच में यकीन है कि विंसेंट इसका हकदार है। भले ही मिरेकल स्टोन एक्सेप्ट करते हुए हमारा हीरो कहता है कि उसने असल में कुछ नहीं किया। उसके बाद डलन हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक टोकन देता है जिसका इस्तेमाल वह तब कर सकता है जब उसको टेम्पल से मदद की जरूरत हो। इसके अलावा वह हमारे हीरो को बताता है कि वह एक सेकंड क्लास प्रीस्ट है, भले ही उन्होंने अभी तक इसको पब्लिक नहीं किया है। जबकि जूलियन और हमारा हीरो अभी भी टोकन को घूर रहे हैं। ये खबर जूलियन के लिए और भी शॉकिंग है, लेकिन हमारा लड़का इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं जानता, तो वह जूलियन से पूछता है। एक्साइटमेंट में जूलियन समझाता है कि यह टेम्पल के अनलिमिटेड यूज जैसा है। उसके हाथ में मौजूद टोकन भी इस बात का संकेत देता है कि उस इंसान को बिल्कुल सेकंड क्लास प्रीस्ट की तरह ट्रीट किया जाए। प्रीस्ट विंसेंट की तरफ झुककर अपना आभार व्यक्त करता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही वह चला जाता है, वह एक्साइटेडली इस नई अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जूलियन कहता है कि यह पहली बार है जब उसको ऐसी तारीफ मिली है, तो ये एक सपने जैसा लगता है। बातचीत के बीच जूलियन को कुछ याद आता है कि विंसेंट का बाप आमतौर पर अकेला खाना खाता है, लेकिन एक बार उसने अपनी दूसरी बेटी देया को डिनर पर इनवाइट किया था जब उसने ट्रू सोर्ड्स की असेंबली में एक इनक्रेडिबल जीत हासिल मिल सकता है, लेकिन सिर्फ आधे चांसेस हैं। कुर्सी से खड़ा होकर भले ही उसका शरीर काफी कमजोर है, विंसेंट अपनी जैकेट पहनना शुरू करता है। वह समझाता है कि भले ही वह अभी भी अनश्योर है, तैयार रहना ज्यादा अच्छा है। इस पल विल्सन दरवाजा जोर से खोलता है और कांपती आवाज में वह बस पेट्रियार्क का नाम लेता है, लेकिन क्योंकि हमारा हीरो इसको जानता था, वह रूम से बाहर निकलता है विल्सन का सेंटेंस पूरा करते हुए कि उसको उन्होंने इनवाइट किया है। अब विल्सन हमारे प्रोटैगनिस्ट से और भी इंस्पायर हो गया है। जैसे ही सीन आगे बढ़ता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट अब कॉरिडोर से डाइनिंग रूम तक पहुंचने के लिए चल रहा है जब वह अपनी स्टेप मदर वर्सा हाइलहाइम से मिलता है, जो हमारे लड़के की कंपटीशन जीतने पर तारीफ करती है। विंसेंट उनके सामने झुककर अपना आभार व्यक्त करता है तो वह एक हल्के से मुस्कुराहट देती है। जूलियन आगे समझाता है कि वह एक इनक्रेडिबल मार्शल आर्टिस्ट थी, तो सब उसको जायंट बुलाते थे। वह पोलाइट तरीके से हमारे हीरो को फॉलो करने को कहती है क्योंकि उसका बाप वहां इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह रूम में घुसता है, उसका बाप गुस्से से उसका नाम चिल्लाता है, तो हमारा हीरो सोचता है कि सुबह से वह इतना अलग क्यों लग रहा है, शायद वह उसको टेस्ट कर रहा है। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ विंसेंट कहता है कि अपने बेटे पर अकेले में चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही पेट्रियार्क इसकी वजह पूछते हैं, विंसेंट जवाब देता है कि माँ ने उसको बताया था कि उसका बाप उसका इंतजार कर रहा है, पेट्रियार्क नहीं। यह सुनकर हमारे हीरो का बाप उसकी तारीफ करता है कि उसने इतनी छोटी डिटेल नोटिस की, और फिर समझाना शुरू करता है कि उसको यहाँ बुलाने के दो रीजंस हैं। पहला तो ऑब्वियसली उसकी जीत पर बधाई देना है, और दूसरा वह जानना चाहते हैं कि चार्ल्स ने जो कहा वह सच है या नहीं। वर्सा अपनी मैजिकल आंखों से हमारे हीरो को स्कैन करती है और उसके बाप को रिपोर्ट करती है कि उसको उसके अपोस्टल होने की कोई संभावना नहीं मिली। जूलियन हमारे लड़के को समझाता है कि माँ की आंख सच को देख सकती है। पेट्रियार्क पूछते हैं अगर उसको किसी स्पिरिट का सपोर्ट नहीं मिल रहा और ना ही उसने कोई इमेज दिल से जोड़ी है, तो उसने रेवन पर इतना इनक्रेडिबल अटैक कैसे किया। वर्सा समझाती है कि उसकी टेक्निक्स हीरो किंग काजिन से मिलती जुलती लगती हैं, जो अपनी तलवार को अजीब तरीकों से चलाने में प्रोफेशनल था। इसके अलावा वह आर्च डीमन डेविन को हराने के लिए काफी ताकतवर था। यह सुनकर हमारा हीरो फिर से गुस्से में आ जाता है, लेकिन तब उसकी स्टेप मदर उसके पास आती है, अपने हाथों को उसके कंधे पर रखते हुए, और वह पोलाइट तरीके से विंसेंट से पूछती है कि उसने ये टेक्निक कैसे सीखी जो हीरो काजिन की टेक्निक से इतनी मिलती जुलती है। वर्सा को ऐसे बिहेव करते देख विंसेंट को एहसास होता है कि वही है जिसने उसको यहाँ बुलाया है, क्योंकि वह मार्शल आर्ट्स की ओरिजिन्स के बारे में जानना चाहती है। जैसे ही वह कुछ कहने वाला होता है, जूलियन उसको रोक देता है। हमारा हीरो उससे कहता है अगर वह नहीं भूल रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वह झूठ को देख सकती है, तो उनके फजूल बहाने यहाँ काम नहीं करेंगे। तो वह सच बताने की सोचता है, लेकिन जूलियन कहता है कि वह पहले कुछ ट्राई करना चाहता है। वह उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही है, जबकि जूलियन एंग्शियस हो रहा है क्योंकि वह अपनी स्टेप मदर से काफी डरता है। यहाँ हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको हौसला देता है। डर पे काबू पाने के लिए बस एक कदम की जरूरत होती है, और आज वह ये कदम उसकी तरफ से उठाने वाला है। विंसेंट कहता है कि उसको असल में एक रेवलेशन मिली है, लेकिन बिना किसी ब्लेसिंग्स के इसको मिलना उसको बहुत अजीब लगता है, क्योंकि सिर्फ ईविल्स को ऐसी रेवलेशंस मिलती हैं। लेकिन हमारा हीरो इसके बारे में नहीं जानता था, तो वह फिर से शांत हो गया। आगे बढ़ते हुए
वर्षा कहती है कि उसको शक हो रहा है, तो अगर वह उसको सब कुछ नहीं बताएगा तो उसको सेक्रेड कोर्ट्स ट्रायल से गुजरना होगा। यहाँ जूलियन हमारे लड़के को उसकी बातें फॉलो करने की सलाह देता है। विंसेंट कहता है कि वह टेम्पल से इसके बारे में चेक कर सकते हैं, डलिन द्वारा दिए गए मिरेकल स्टोन को निकालते हुए। हमारा हीरो ऐलान करता है कि अगर वह सच में एक डेविल है तो उसको जरूर उसको पहचान लिया होगा। वर्षा स्टोन को पहचान जाती है क्योंकि उसने ही उस प्रीस्ट को दिया था, और क्योंकि उसकी आंखों ने रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि वह इसके बारे में झूठ नहीं बोल रहा है। विंसेंट आगे कहता है भले ही उसको रेवलेशन मिली है, उसने वहां से सोर्ड्समैनशिप नहीं सीखी, बल्कि उसने इसके बारे में किताबें पढ़ी क्योंकि किसी तरह वह खुद को प्रूव करना चाहता था। जूलियन हमारे हीरो को बताता है कि उसकी अपनी जिंदगी और जूलियन की जिंदगी के बारे में कोई भी सच्चाई उसको सच लगेगी। वह आगे कहता है किसी तरह उसको पता था कि उसको सामियन फैमिली को पीछे छोड़ने के लिए कुछ करना होगा और अपने बाप को अपनी कीमत साबित करनी होगी। ये सच्चाई असल में जूलियन और 500 साल पहले के डेविन की भी है। अब टेम्पल ने भी इसको प्रूव कर दिया है, तो अब सिर्फ बाप का डिसीजन बाकी है। तो पेट्रियार्क अपनी चिन रगड़ना शुरू करते हैं और ये देखकर वर्सस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि सिर्फ वह जानती है कि पेट्रियार्क ऐसा तब करते हैं जब वह किसी चीज से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। कुछ देर सोचने के बाद विंसेंट का बाप आखिरकार डिसीजन का ऐलान करता है, जो ये है कि वह इस मार्शल आर्ट पर काम करना जारी रख सकता है। लेकिन बात यह है कि उसको डेवॉन की सोर्ड्समैनशिप पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये काजिन की तरह है। क्योंकि एक बार सामियन फैमिली को पता चल गया कि वह हीरो किंग काजिन की टेक्निक यूज कर रहे हैं तो वह गुस्से में आ जाएंगे। लेकिन जहां तक डावन की बात है, वह इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो वर्षा पेट्रियार्क से पूछती है कि क्या उसने इन सब फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद डिसीजन लिया है। उसको माय लेडी बुलाते हुए वह जवाब देता है कि उसने अपना डिसीजन ऐलान करने से पहले हर संभावना पर गौर किया है। आगे बढ़ते हुए वर्षा बस हमारे लड़के को प्रैक्टिस करने के लिए हौसला देती है, क्योंकि उसके बाप ने जो भी आगे होगा उसकी जिम्मेदारी ले ली है। अपनी कुर्सी से खड़े होकर विंसेंट का बाप पूछता है कि क्या उसकी कोई इच्छा है जिसको वह ट्रू सोर्ड्स की असेंबली जीतने और फैमिली की इज्जत बचाने के इनाम के रूप में पूरा करेगा। विंसेंट ताकतवर बनना चाहता है, तो उसका बाप पूछता है कि वह इसमें उसकी मदद कैसे कर सकता है। जूलियन लाइब्रेरी जाने की डिमांड करने की सलाह देता है। उसके सलाह पर अमल करते हुए हमारा हीरो अपनी इच्छा अपने बाप के सामने रखता है। पेट्रियार्क पूछते हैं कि क्या उसने इमेजरी को दिल से जोड़ने में सफलता पाई है, क्योंकि सिर्फ 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट्स को लाइब्रेरी में घुसने की इजाजत है। हमारा हीरो जवाब देता है कि उसने अभी तक इसमें सफलता नहीं पाई है, यही वजह है कि वह इस मौके का इस्तेमाल करना चाहता है। तो उसका बाप उसकी इच्छा से सहमत हो जाता है। इसके बाद उसने क्रिम्सन लोटस सोर्ड भी हमारे लड़के को अपने इनाम के रूप में दी। यह वह तलवार है जो उसके बाप ने अपनी जवानी में इस्तेमाल की थी। बेसिकली ईडन का फैमिली का इतिहास। रूम से बाहर निकलते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट तलवार को एनालाइज कर रहा है, जो काफी ताकतवर लगती है, जबकि जूलियन बस खुशी में उड़ रहा है। लेकिन हमारा लड़का कहता है कि वह इसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वह फ्यूचर में और भी बड़ी चीजें हासिल करने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए जूलियन कहता है कि भले ही वह पहले निराश था जब उसको उसके शरीर में बुलाया गया था, ऐसा लगता है कि यह सबसे अच्छा हुआ जो उसके साथ हुआ। इसी बीच विल्सन बाहर हमारे लड़के का इंतजार कर रहा है, और जैसे ही विंसन उसके साथ जाने वाला होता है, वर्षा उसको पीछे से बुलाती है। वह फिर से उसकी सारी मुश्किलों के लिए तारीफ करती है और उसको उनके रिवाज के मुताबिक क्रिम्सन फोर्ट्रेस में घुसने को भी कहती है, क्योंकि वह रीसेंट कंपटीशन का विनर है। जूलियन इसके बारे में हमारे हीरो को समझाता है। ये एडेंका फैमिली का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और जो भी इस एकेडमी की ट्रेनिंग पूरी करता है वह हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। इसमें घुसने की रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रू सोर्ड्स की असेंबली जीतना और क्रिम्सन डीमन को हराना। और जूलियन की सलाह पर हमारा हीरो जवाब देता है कि वह अभी तक इसके बारे में श्योर नहीं है। वर्षा थोड़ी निराश हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह जरूर इसमें हिस्सा लेगा। इसके अलावा उस टेक्निक की वजह से जो उसने पहले यूज की थी, उसका शरीर दर्द में होगा, वह आगे कहती है। जैसे ही हमारा हीरो इससे सहमत होता है, उसकी माँ आगे कहती है, इसका मतलब है कि डीमन के खिलाफ जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, बल्कि वह मर जाएगा। जूलियन यकीन नहीं कर पाता कि स्टेप मदर उसको सलाह दे रही है, तो हमारा हीरो सोचता है कि उसको वह पसंद करने लगी होगी। जूलियन इसके बारे में कंफ्यूज है, तो हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके पिछले जन्म के दुश्मनों ने उसको कैद किया था, भले ही वह बेकसूर था, और अगर वर्षा सच में उसको ना पसंद करती तो वह भी वही कर सकती थी। फिर भी उसने नहीं किया, लेकिन वह ये भी इनकार नहीं कर सकता कि वह उसको ज्यादा पसंद नहीं करती। वर्षा डीमन के ट्रेट समझाने ही वाली होती है जब हमारा हीरो उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला जाता है, उसको पूरे कॉन्फिडेंस और गर्व से देखते हुए। वर्षा सरवाना से पूछती है कि क्या वह अपने बेटे को एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट बनते हुए देख रही है। अगले दिन विल्सन धुले हुए कपड़े टांग रहा है, जबकि वह कह रहा है कि वह हमेशा यंग मास्टर को सपोर्ट करेगा, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। इस पल एक लड़की जिसका नाम सारी है उसके सिर पर सूटकेस से मारती है, कहते हुए कि उसको यंग मास्टर के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए। विल्सन कहता है कि उसका मास्टर अपने मास्टर के लिए वफादार हो गया है, क्या वह आसपास लटके हुए कपड़े नहीं देख सकती। उस पर भरोसा करते हुए वह हमारे हीरो के बारे में पूछती है, तो विल्सन सारी को पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसकी सारी डिटेल्स बताना शुरू करता है, क्योंकि वह यहाँ नहीं थी। इसी बीच लाइब्रेरी में हमारा प्रोटैगनिस्ट और जूलियन 500 साल पहले के रिकॉर्ड्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जूलियन को भी अजीब लगता है, क्योंकि सिर्फ काजिन और डेविन का टाइम पीरियड मिसिंग है, जैसे किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो।
तो हमारा हीरो सोचता है कि अगर कोई इसको चुरा सकता है तो कहानी बदलने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अब उसकी प्रायोरिटी क्रिम्सन डीमन से निपटना है, तो वह इसके बारे में बाद में सोच सकता है। इसी बीच जूलियन हमारे लड़के की असली आइडेंटिटी के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसको याद है कि वह अपने पूर्वज आर्सलन को बच्चा बुलाता था और वह किंग हीरो काजिन की सोर्ड्समैनशिप से भी वाकिफ है। विंसेंट चिंता कर रहा है कि उसको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी चाहिए या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिरकार इसको रिवील करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही विंसेंट अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, जूलियन इसको सुन नहीं पाता, तो वह उसको रिपीट करने की डिमांड करता है। जब विंसेंट इसको फिर से कहता है, एक तेज आवाज जूलियन के कानों को फाड़ने लगती है, जो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो जूलियन कहता है कि उसको ये नहीं कहना चाहिए। इस पल जूलियन सोच रहा है कि उसको ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन जूलियन सोच रहा है कि उसको ये नहीं कहना चाहिए। विंसेंट को एक किताब मिलती है जिसका नाम फर्स्ट लव विद अ वाटर मिल है। मोनो बुक्स के बीच ऐसी किताब का होना अजीब है, लेकिन जैसे ही वह इसको खोलता है, विंसेंट सोचता है कि किसी ने जानबूझकर इसका नाम ऐसे रखा है ताकि कोई इसको ना पढ़े। लेकिन जैसे ही वह पढ़ना शुरू करता है, उसको पता चलता है कि कहानी असल में काफी इरोटिक है। जूलियन सोचता है कि उनको इसमें कोई क्लू नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा हीरो पढ़ता रहता है और आखिरकार पता लगाता है कि नॉवेल के मेन कैरेक्टर के पास कोई इमेजरी नहीं है, फिर भी उसके पास एक ट्रेट है, द पावर ऑफ लव। किताब कहती है कि ट्रेट्स माना से नहीं बनते, बल्कि उनका मैनिफेस्टेशन माना द्वारा होता है, और एक बार जब कोई इमेजरी की थ्योरी को छोड़ देता है तो वह सिर्फ माना से कुछ भी हासिल कर सकता है। जूलियन सोचता है कि ऐसा करने से लोग मर जाएंगे, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि अब उसके पास सबूत है कि कोई इसके बाद असल में जिंदा रहा था। भले ही जूलियन सोचता है कि ऐसे ट्रेट्स सीखना बहुत खतरनाक है, विंसेंट ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। जैसे ही वह लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं, उसको सीरी उसका इंतजार करती हुई मिलती है, जो उसको देखकर हमारे लड़के की तरफ चिंता दिखाती है। जूलियन समझाता है कि वह एक नौकरानी है जो कुछ इमरजेंसी के कारण कुछ दिनों से बाहर थी। विंसेंट को अब वह याद आती है, वह अकेली है जिसने हमेशा विंसेंट की सच्ची परवाह और स्नेह दिखाया। सीरी हमारे हीरो के रेवन से जीतने की बात सुनकर रोना शुरू करती है। दोनों को नहीं पता कि एक औरत को कैसे चुप कराएं। कुछ देर बाद हमारा लड़का उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वह मेहनत कर रहा है ताकि वह अपने मास्टर से शर्मिंदा ना हो। इस पल कोई हमारे हीरो को पीछे से बुलाता है। ये रेवन एडन का है, जो फिर विंसेंट से कुछ बात करने का दावा करता है। सीन आगे बढ़ता है और दोनों अब एक रूम में बैठे हैं, और जहां तक सीरी की बात है वह भी वहां मौजूद है। रूम की सिचुएशन देखते हुए सीरी पूछती है कि क्या उसको उनके लिए सैंडविचेस बनाने चाहिए, लेकिन तब रेवन अपनी सीट से खड़ा होता है और अपनी तलवार निकालते हुए वह गुस्से से कहता है कि आज वह यहाँ विंसेंट को चुकाने आया है, जो उसने ट्रू स्वॉर्ड्स की असेंबली के दिन किया था। उसको तलवार निकालते देख विंसेंट चेरी पर चिल्लाता है कि वह रूम से बाहर निकल जाए, जबकि वह अपनी तलवार भी निकालता है। लेकिन तब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। रेवन हमारे लड़के से उसके पिछले किए के लिए माफी मांगता है और उसको ये भी शुक्रिया कहता है कि उसने अपनी मिरेकल स्टोन उस जैसे बुजदिल को दे दी, जिसने एक शब्द भी नहीं कहा जब उसका अपना बाप अपना हाथ सैक्रिफाइस करने वाला था। एक घुटने पर झुककर रेवन कहता है कि वही वजह है जिसकी वजह से उसका बाप उसके साथ फिर से शांत हो गया है। तो वह अपनी तलवार विंसेंट के पैरों के सामने रखता है, आज से उसके लिए अपनी वफादारी की निशानी के रूप में। भले ही विंसेंट और सारी उस पर यकीन कर रहे हैं, जूलियन उसको ट्रस्ट ना करने की सलाह देता है, क्योंकि वह हमेशा दूसरों को धोखा देता है। जूलियन के विपरीत हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता है कि अगर एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी तलवार एक इंसान के सामने रखता है तो इसका मतलब है कि वह अपनी जिंदगी उसके लिए समर्पित कर रहा है। लेकिन जूलियन अभी भी इसके बारे में घबरा रहा है। कुछ देर सोचने के बाद जूलियन को भी एक आइडिया आता है, लेकिन पहले विंसेंट को रेवन की वफादारी एक्सेप्ट करनी होगी। अपनी क्रिम्सन तलवार निकालते हुए हमारा लड़का उसको रेवन के कंधे पर रखता है, उसकी शपथ एक्सेप्ट करने की निशानी के रूप में, और उसको जरूरत में उसके साथ रहने का वादा भी करता है। अभी भी विंसेंट के सामने घुटने पर बैठे हुए रेवन उसका शुक्रिया कहता है, जबकि सीरी पूरी हैरानी से नजारा देख रही है। आगे बढ़ते हुए जूलियन कहता है कि वह अब रेवन से ड्वार्फ किंग की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। सीन पेट्रियार्क के पास शिफ्ट होता है, जहां वर्सा उनको रिपोर्ट कर रही है कि विंसेंट शायद इस साल क्रिम्सन फोर्ट्रेस ज्वाइन करेगा। तो पेट्रियार्क उससे क्रिम्सन डीमन कॉन्क्वेस्ट के बारे में पूछते हैं। वो समझाती है, भले ही उसने उसको बताने की कोशिश की, विंसेंट ने नहीं सुना और बस चला गया। जहां तक क्रिम्सन डीमंस की बात है, वह सिर्फ 3rd स्टार माना या उससे ज्यादा से अटैक करते हैं, क्योंकि लगता है उनका कोई फिजिकल रूप नहीं होता। और यह कॉन्क्वेस्ट इस बात की कीमत साबित करती है कि क्या वह इंसान सच में एकेडमी में घुस सकता है और असल में 3 स्टार या उससे ज्यादा लेवल पर लड़ सकता है। इसके अलावा रेवन पिछले कुछ दिनों से विंसेंट के बिल्डिंग में रह रहा है। इसी बीच रेवन हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने ट्रेड्स के बारे में उस किताब का इस्तेमाल करके सिखा रहा है, जो उनको पहले मिली थी। जब हमारे हीरो ने पहले ये फेवर मांगा था, रेवन उसको सिखाने के लिए सहमत हो गया, लेकिन कहा कि उसको उसके पास रहना होगा। इस ट्रेड को सीखना जो बहुत खतरनाक है, मतलब है कि हमारा लड़का अपनी जिंदगी रेवन पे भरोसा कर रहा है, कुछ ऐसा जो रेवन मानता है कि अगर वह उसी पोजीशन में होता तो कभी नहीं कर पाता। लेकिन उसको ये काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसको हमारा प्रोटैगनिस्ट पसंद आने लगा है। इसके अलावा वह कभी यकीन नहीं करता कि बिना इमेजरी के ट्रेड सीखने का मेथड असल में मौजूद है। हमारा हीरो इस ट्रेड को सीखने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अभी भी हार नहीं मान रहा है, जबकि जूलियन उसके बारे में चिंता कर रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल और रिस्क से वाकिफ है, क्योंकि अपने पिछले जन्म में वह हमेशा मरने की कगार पे था, तो अब उसको डर नहीं लगता।
तो अब वह इसको लिंक करने के लिए तैयार है। लेकिन रेवन और जूलियन उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक है। उनको नजरअंदाज करते हुए हमारा लड़का इसको करने लगता है। अचानक एक तेज धमाके के साथ रूम के अंदर सब कुछ टूट जाता है। जैसे ही रेवन उड़कर बेड से इतनी जोर से टकराता है कि वह टुकड़ों में टूट जाता है। भले ही पेट्रियार्क सोचता है कि अगले क्रिम्सन फोर्ट्रेस तक सिर्फ आधा साल बचा है। वर्षा सोचती है कि विंसेंट ये कर सकता है क्योंकि उसने पहले ही रेवन को हरा दिया है। दूसरी तरफ रेवन हमारे हीरो को चेक करने के लिए दौड़ता है, जो ठीक है, लेकिन फिर भी सोचता है कि उसको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए और इसको पूरा करने में कम से कम 2 महीने लगने चाहिए। लेकिन पेट्रियार्क वर्षा को विंसेंट को डीमन को 1 महीने के अंदर हराने का ऑर्डर देने को कहते हैं। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट थका हुआ वहां लेता है, कहते हुए कि उसको लगा जैसे वह फिर से मरने वाला है। ग्रैंड चैम्बरलेन रेल्जा को विंसेंट तक ये ऑर्डर पहुंचाने के लिए अपॉइंट किया गया है। भले ही चिंता में है, वह हमारे हीरो की तरफ जा रही है। जैसे ही वह विंसेंट के रूम में घुसती है, वह रूम की दर्दनाक हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है। विंसेंट और रेवन भी इंजर्ड हैं, तो सिरी उनका इलाज कर रही है। हालत देखकर रेल्जा गुस्से में आ जाती है और इसकी वजह पूछती है, जबकि रेवन उससे बहुत डर रहा है क्योंकि उसको एहसास होता है कि वह ग्रैंड चैम्बरलेन है। विंसेंट उसको यकीन दिलाता है कि इसकी चिंता न करे क्योंकि वह बस मेडिटेट कर रहा था। यह सुनकर सिरी भी बहुत गुस्से में आ जाती है। वह कहती है कि भले ही उसको माना के बारे में नहीं पता, एक बात जिसके बारे में वह श्योर है वह ये है कि लोग मेडिटेशन के बाद ऐसे नहीं हो जाते। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे माफी मांगता है। रेल्जा सोचती है कि वह बहुत बदल गया है, लेकिन क्योंकि वह कहता है कि वह ठीक है, वह उसको ये मेडिटेशन जितनी जल्दी हो सके पूरी करने की सलाह देती है। क्योंकि पेट्रियार्क उसको क्रिम्सन डीमन को 1 महीने के अंदर हराने को चाहते हैं। अपने बाप को ऐसे टाइम लिमिट देते देख हमारा हीरो थोड़ा मुस्कुराता है क्योंकि ये दिखाता है कि उनको उससे उम्मीदें हैं। रेल्जा आगे कहती है कि लड़ाई के दौरान वह उसके साथ जाएगी, जबकि वह ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि वह सच में डीमन से जीतेगा। जैसे ही वह चली जाती है, विंसेंट कहता है कि उसको अब जल्दी करनी होगी, तो सारी उसका हाथ पकड़कर उससे गुजारिश करती है कि वह खुद पर ज्यादा दबाव ना डाले। इसलिए हमारा लड़का उससे वादा करता है। उसको महसूस करते हुए विंसेंट को एहसास होता है कि सिरी के अंदर काफी माना है। इसके बाद उसने उसको रूम से बाहर जाने का ऑर्डर दिया क्योंकि वह रेवन से कुछ डिस्कस करना चाहता है। जैसे ही वह चली जाती है, रेवन कहता है कि वह उसकी मदद नहीं करेगा 1 महीने में खत्म करने में, क्योंकि यह नामुमकिन और खतरनाक है। इस पल हमारा लड़का उसको माना का कंप्लीटेड फ्लो दिखाता है। आगे वह पूछता है, अब उसने इसको पूरा कर लिया है, इसका मतलब मैनिफेस्टेशन अब आसान होगा। यह साफ दिखाता है कि उनको डीमन से लड़ने के लिए 1 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2 हफ्ते बाद विंसेंट रेवन के साथ जंगल में खड़ा है क्योंकि आज मैनिफेस्टेशन का दिन है। जैसे ही वह इसको करने वाला होता है, रेवन हमारे हीरो को पीछे रहने की सलाह देता है, वरना उसको पिछली बार की तरह चोट लग सकती है। लेकिन हमारा लड़का कहता है कि वह जितना हो सके पास रहना चाहता है ताकि अपनी जीत देख सके, जो दिखाता है कि वह हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए पूरी तरह वफादार हो गया है। से शुरू करते हुए हमारा हीरो पहले स्ट्रक्चर बनाता है और फिर इसको लिंक करना शुरू करता है। जब जूलियन को अपने पीछे कुछ महसूस होता है, जैसे ही वह पीछे देखता है, उसको एक बहुत बड़ा देवता दिखता है जो ड्वार्फ किंग जैसा लगता है। उसको देखकर जूलियन देवता को नमस्ते करता है, जबकि वह हमारे प्रोटैगनिस्ट को ब्लेसिंग्स देता है। एक बार जब ये पूरा हो जाता है, जूलियन समझाता है कि इस ट्रेट का पहला स्टेप स्ट्रेंथनिंग है, जिसके बाद स्टील मैन स्टेप आता है। रेवन हमारे लड़के से इंस्पायर हो रहा है क्योंकि उसने 1 महीने से भी कम समय में ये ट्रेट हासिल कर लिया। अब हमारा हीरो क्रिम्सन डीमन से लड़ने के लिए तैयार है, तो वह रेवन को इसके लिए शुक्रिया कहता है। इसके अलावा विंसेंट उससे एक और फेवर मांगता है। 2 दिन की तैयारी और प्रैक्टिस के बाद अब वह डीमन से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन रेल्जा हमारे लड़के के बारे में बहुत चिंता कर रही है। आगे वह कहती है कि अब तक जितने भी चैंपियंस के साथ वह गई है, सबने डीमन से जीता है, तो वह नहीं चाहती कि वह बिना किसी प्लान के वहां जाए। असल में रेल्जा विंसेंट की माँ की नौकर है, तो वह नहीं चाहती कि सरवाना का बेटा पहला हो जो डीमन से हारेगा। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसको चिंता न करने का यकीन दिलाता है। अब विंसेंट ग्रैंड चैम्बरलेन के साथ एक घोड़ा गाड़ी में अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। जूलियन इस लड़ाई के बारे में चिंता कर रहा है और उसी समय वह हमारे हीरो को कुछ बातें समझा रहा है जिसके बारे में विंसेंट सोचता है कि उनका कोई मतलब नहीं है। उनकी बातचीत के बीच रेल्जा हमारे प्रोटैगनिस्ट से सवाल पूछती है कि क्या उसने क्रिम्सन डीमन पर पहले कोई रिसर्च की है। वह आगे कहती है कि डीमन हायर लेवल का है और जहां तक उसको पता है वह अभी तक 3 स्टार लेवल तक भी नहीं पहुंचा है। जूलियन को भी अजीब लगता है कि विंसेंट डीमन के बारे में चिंता नहीं कर रहा। उसको यकीन दिलाते हुए हमारा लड़का सोचता है कि क्या आर्सलन ने यह प्लान उसके लिए बनाया था, क्योंकि सिर्फ उसको पता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपने पिछले जन्म में एक क्रिम्सन डीमन को हराया है। आगे बढ़ते हुए विंसेंट रेल्जा से पूछता है कि वह उसके बारे में इतनी चिंता क्यों कर रही है। भले ही वह कहती है कि यह इसलिए है क्योंकि वह उसकी प्रोटेक्टर है। हमारा हीरो कहता है कि यह उन पैसों की वजह से है जो वह चुरा रही थी, जो उसको पता चल गया है। लेकिन विंसेंट को यह भी शक है कि उसने यह जानबूझकर किया। उसने उसको अपनी कमजोरी एक मकसद के लिए दी ताकि वह उसके पास आए। ये बातें सुनकर रेल्जा शांत हो जाती है और बस हमारे लड़के को खाली नजरों से घूरती रहती है बिना कोई शब्द बोले।
उसको ऐसे देखकर विंसेंट कहता है कि वह उससे इसके बारे में अब और नहीं पूछेगा, लेकिन शर्त यह है कि वह भी उसकी ट्रेनिंग के बारे में बात नहीं करेगी। इस पल घोड़ा रुक जाता है, अपनी मंजिल पर पहुंचने का निशान। घोड़ा गाड़ी से उतरने के बाद वह क्रिम्सन डीमन के गुफा के सामने खड़े हैं, जिसको असल में ओल्ड टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड चैम्बरलेन कहती है कि यह आर्सलन का मेमोरियल है। आर्सलन और फिर डीमन। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे लड़के के लिए जानबूझकर बनाया गया प्लान है। जैसे ही सीन आगे बढ़ता है, रेल्जा अपनी तलवार निकालती है और टेम्पल के चारों तरफ एक माना बैरियर बनाती है, क्योंकि यह बैरियर सिर्फ एक मॉन्स्टर को उसके पार जाने देता है। जल्दी ही क्रिम्सन डीमन भी सीन में आता है, तो विंसेंट अपनी तलवार निकालते हुए रेल्जा को पास रहने की सलाह देता है, ताकि वह ध्यान से देख सके कि अडेंका फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के नाते वह कितना ताकतवर है। भले ही जूलियन उसको अटैक को डॉज करने और डीमन से थोड़ा दूर हटने की सलाह देता है, ताकि वह अपनी स्वॉर्ड स्किल यूज कर सके। हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता है कि दूरी डीमन के लिए डिसएडवांटेज बन जाएगी, तो इसके बजाय वह और भी करीब जाएगा। ये कहते हुए हमारा लड़का डीमन की तरफ लपकता है और उस पर हमला करता है। ग्रैंड चैम्बरलेन को भी लगता है कि अपने दुश्मन के करीब जाना एक अच्छा आइडिया था, लेकिन क्योंकि ये डीमन से लड़ने का पहला अनुभव है, उसको केयरफुल रहना चाहिए था। उसी समय उसको वह एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड मार्शल आर्टिस्ट लगता है। ड्वार्फ किंग के ट्रेड्स के कारण विंसेंट थका हुआ महसूस नहीं कर रहा है, तो अब उसकी एकमात्र प्रायोरिटी अपनी स्किल्ड स्वॉर्ड्समैनशिप का पाथ ढूंढना है। कुछ देर तक अपने दुश्मन से करीबी से लड़ने के बाद विंसेंट आखिरकार दूरी बनाए रखने और अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल करने के लिए वापस जाता है, क्योंकि हमारे हीरो ने अपने लगातार अटैक से डीमन को थका दिया है। उसको पता है कि वह इस अटैक में जरूर पाथ ढूंढ लेगा। खुशकिस्मती से डीमन में बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, तो कुछ सेकंड्स में विंसेंट पाथ ढूंढ लेता है और अपने शरीर की ताकत बढ़ाने के बाद वह मूव कर पाता है। वह अपने ओपोनेंट पे हमला करता है। इस अटैक के साथ क्रिम्सन डीमन गायब हो जाता है और जमीन पे एक लाल गोला गिरता है, तो हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वह डीमन से जीत गया है। सच्चाई कुछ और है। वजह कि डीमन को एक अटैक में नहीं हराया जा सकता, वह यह है कि उसकी 2 जिंदगियां हैं। जल्दी ही डीमन फिर से विंसेंट के पीछे आता है, जब वह रेल्जा की तरफ चेहरा करके खड़ा है। डीमन हमारे लड़के पर हमला करने ही वाला है। जब रेल्जा भी उसको ध्यान रखना कहती है, तो विंसेंट जमीन पर झुकता है और अटैक को डॉज कर देता है। ऐसा लगता है कि क्रिम्सन डीमन भी 500 साल पहले से इवॉल्व हो गया है, क्योंकि रिवाइवल के बाद उसका रूप और स्पीड भी बदल गई है। जहां तक ग्रैंड चैम्बरलेन की बात है, उसको पता है कि वह अपनी दूसरी जिंदगी में बजर्क हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि वह बहुत ताकतवर और तेज हो जाते हैं। अटैक्स को डॉज करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट एक डेड एंड पर पहुंचता है और अब वह कहीं नहीं जा सकता। भले ही उसका ओपोनेंट अभी भी अटैक करता है, किसी तरह वह उसको डॉज कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप टेम्पल की दीवार टूट जाती है। सिचुएशन को देखते हुए जूलियन प्लान बदलने की सलाह देता है, लेकिन हमारा हीरो अभी भी उस पर अडिग है, क्योंकि उसको पता है कि डीमन के दिमाग में क्या चल रहा है। वह उसको एक कोने में धकेलने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह आखिरी अटैक कर सके। तो अब वह डीमन को जो चाहे करने देगा, और एक बार जब उसकी गार्ड डाउन हो जाएगी, विंसेंट अपना अटैक करेगा। सिचुएशन देखते हुए भले ही रेल्जा भी मदद करना चाहती है, उसको पता है कि एक बार जब वह बैटलफील्ड में घुसती है तो विंसेंट आखिरकार हार जाएगा, जो वह नहीं चाहती कि हो, क्योंकि उसको अपने मास्टर के बेटे के रूप में उससे प्यार है, लेडी सरवाना। उसको विंसेंट की माँ से मिलने से पहले का समय याद आता है। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हुए वह चोरी करके गुजारा करती थी। फिर एक दिन उसको एक मॉन्स्टर मिला और उसको हराने के लिए उसको मॉन्स्टर को मारना पड़ा। लेडी सरवाना ने उसकी मदद की और उसको अपने साथ शामिल होने का ऑफर भी दिया। रेल्जा को उनकी पोलाइट और शांत मुस्कुराहट याद आती है। भले ही उसको याद नहीं है कि वह उनके साथ क्यों शामिल हुई, वह किसी तरह उनसे प्रभावित हुई और खान और वर्षा के साथ डांकस लेजेंड बनने के अपने एडवेंचर में शामिल हो गई। इसके बाद उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया और कई मॉन्स्टर्स को साथ में मारा। उनका प्रभाव इतना ताकतवर था कि रेल्जा अभी भी उनकी खूबसूरती और बोल्डनेस को भूल नहीं पाती। उनके बारे में सोचते हुए रेल्जा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अपनी दर्दनाक जिंदगी में सरवाना ने उसका हाथ पकड़ा और रोशनी की किरण बन गई। जिस दिन विंसेंट पैदा हुआ और लेडी सरवाना अपनी मौत की कगार पर थी, विंसेंट को पकड़े हुए उसने खुद से वादा किया कि वह उसको तब तक प्रोटेक्ट करेगी जब तक वह एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन जाता। लेकिन बड़े होते हुए सब उसको नीचा दिखाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह कमजोर था। अपने कसूर के कारण कई बार रेल्जा ने अडेंका छोड़ने की भी सोची, लेकिन तब जिस दिन उसको उसकी जीत और एक्नॉलेजमेंट मिलने के बारे में पता चला, वह फिर से उम्मीद से भर गई। तो अब वह यहाँ नहीं रुक सकता। उसको यकीन है कि विंसेंट जरूर जीतेगा। इस पल विंसेंट जरूर जीतेगा। विंसेंट रेवन का नाम चिल्लाता है और कोई रेल्जा के पास से दौड़कर और हमारे लड़के के सामने एक ढाल के रूप में दिखता है। रेल्जा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वह इंसान रेवन एडेंका है। अब रेवन डीमन के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है, जो सब उनके प्रीमेड प्लान जैसा लगता है। तो रेल्जा हैरानी में लगती है। जैसे ही रेवन ओपोनेंट को रोक रहा है, विंसेंट जमीन पे बैठ जाता है और मेडिटेट करना शुरू करता है। दूसरी तरफ रेल्जा उसके बारे में चिंता कर रही है, क्योंकि एक छोटी गलती उसकी मौत का कारण बनेगी। भले ही रेवन डीमन को रोक रहा है, उसका फोकस अभी भी हमारे प्रोटैगनिस्ट पर है। भले ही वह स्टील मैन है, वह अपनी तलवार को ताकत नहीं दे पा रहा है और इतने समय से क्रिम्सन डीमन तलवार को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था।
जिसको उसने बहुत देर से रियलाइज किया जब वह टूटने लगी। दुर्भाग्यवश जल्दी ही तलवार कई टुकड़ों में टूट जाती है। रेवन भले ही वह डीमन को खाली हाथों से नहीं रोक सकता, फिर भी इसको करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जब वह इसको खोने ही वाला होता है, विंसेंट आखिरकार खड़ा होता है और अपनी सोर्ड्समैनशिप अटैक करता है। आखिर में वह अपने दुश्मन को पूरी तरह हराने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही लाल गोला भी टुकड़ों में बिखर जाता है। भले ही वह अपनी जीत पर एक्साइटेड हो रहे हैं, रेल्जा उसको बधाई देते हुए कहती है कि बहुत चांसेस हैं कि पेट्रियार्क इसको अप्रूव नहीं करेंगे। उनकी तरफ झुककर विंसेंट कहता है कि वह सोचने में काफी तेज है, लेकिन बात यह है कि क्योंकि एक समय में सिर्फ एक डीमन इस बैरियर में घुस सकता है। इस मॉन्स्टर को मारना असल में रेवन का काम है अपनी निश्चयता साबित करने के लिए। और जैसे ही वह मिरेकल स्टोन निकालता है, विंसेंट कहता है कि अगली लड़ाई असल में उसकी है। इसके बाद उसने मिरेकल स्टोन को काटा ताकि ताकत को बहुत बड़े लेवल तक बढ़ाया जा सके। लेकिन इस ताकत के साथ भी हमारा प्रोटैगनिस्ट सिर्फ स्किल सोर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल कर सकता है। उसने पहले जो मेडिटेशन की थी वह मिरेकल स्टोन के स्मूथ वर्किंग के लिए थी। अब जैसे ही डीमन विंसेंट की तरफ लपक रहा है, वह भी अटैक करने के लिए तैयार है। इसके बाद हमारा लड़का डीमन पर दोनों अटैक्स एक साथ थोड़े इंटरवल पे करता है और उसको बिना ज्यादा मेहनत के मार देता है। ये देखकर रेल्जा सुकून की सांस लेती है। अब हमारा हीरो थका हुआ और एग्जॉस्टेड लग रहा है, तो जूलियन सलाह देता है कि उसको लेट जाना चाहिए, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह आखिर तक डटकर खड़ा रहेगा क्योंकि वह असली विनर है। लेकिन तब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वहां एक समनिंग सर्कल दिखता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो रेल्जा बहुत शॉक्ड है।